सादगी इतना मशहूर हो जाएगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिल्कुल भी। मैंने किसी मकसद के तहत ये रिकॉर्ड ही नहीं किया था। ये हुआ कि उसके व्यूज़ बढ़ने लगे, तो जैसे लोगों के कान में बात पड़ना शुरू हो गई हो, पता नहीं कैसे वो मुझे समझ आज तक नहीं आया। कॉलेज के ही आखिरी कुछ सेमेस्टर्स में नेस्कैफे वाला गाना मेरा रिलीज़ हो गया। तो अब मैं यूनिवर्सिटी में थोड़ा हीरो थे। हीरो टाइप, इवन लोग डिपार्टमेंट आया करते थे मिलने के लिए कि यार हमें सुना है कि वो ज़िशान अली जो है वो यहाँ पे पढ़ता है। आप कहें कभी किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपने ऐसी थोड़ा सा गुनगुना नहीं दिया, सुन तो रही नहीं, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मुझे तो अपने म्यूजिक की वजह से हमेशा ताने मिले हैं, क्योंकि मैं उस जनरेशन के गाने गाता ही नहीं था। क्योंकि वो डिबेटर थी, तो वो आई वहाँ पर ऑडिशन देने, तो वहाँ मैं बैठा हुआ था जो लोग ऑडिशन ले रहे थे उनमें। तो उन्होंने मुझे देखा तो वो मुझे पहचान गई कि ये तो वही लड़का है जिसको मैंने वहाँ गाते हुए सुना था। तो वो अपनी तकरीर भूल गई। तो हम उन्हें कह रहे हैं कि आप करें तकरीर ताकि हम आपको मतलब नंबर या डिसाइड करें। मैं पैसे नहीं कमा रहा था बिल्कुल भी, तो वो इर्जा कर रही थी, फाइनेंशियली सारा कुछ ये देख रही थी, और वो काफ़ी लंबा एक टाइम था। मेजर रोल जो है वो मेरी बीवी ने प्ले किया है कि मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड you're watching me on खुशा मैगज़ीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। मैंने इतने अच्छे से नहीं बोला जितने अच्छे से वो बोलते हैं, लेकिन आई थिंक इसके बाद मुझे उनका नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गेस कर ही गए होंगे कि हमारे साथ कौन है। जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है उनकी वो ये है कि मेरे जैसे वो तमाम लोग जो गज़ल, पुराने फ़िल्मी सॉन्ग्स और क्लासिक्स के फ़ैन्स हैं, उनके लिए एक खुशगवार तब्दीली थी कि वो सारे गाने, वो सारे धुनें जो हमें पसंद हैं थीं, उनको उन्होंने अपने एक खूबसूरत अंदाज से हमें सुनाया, लेकिन जो उसकी ओरिजिनलिटी है गाने की, उसको ख़राब नहीं होने दिया है। और इसीलिए शायद हमें उनके गाए हुए तमाम गज़ल, गाने, क्लासिकल सॉन्ग्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आइए मिलते हैं ज़िशान अली से और उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बहुत ज़्यादा और वो कर दी तारीफ़ें मेरी। मैंने सच बोला है जो मुझे लगता है, मैंने बिल्कुल लेकिन उसका इजहार किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बातचीत कर सकूँ। नहीं, इट्स एन ऑनर कि हम आपके साथ बात करें। अच्छा, डिस्क्लेमर में ऑडियंसेस के लिए भी, जो म्यूज़िक फ़ैन्स हैं आप में से तमाम, और आपके लिए भी कह रही हूँ, भाई मुझे म्यूज़िक की इतनी नॉलेज नहीं है, टर्म्स एंड यू नो वो जो मखसूस कुछ अल्फाज होते हैं शायद मैं वो नहीं बोल सकूं, या राग मुझे नहीं पता हो, नाम अगर मैं ले लूं तो अगर कहीं गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, बट कोशिश होगी कि, तो मैं पहले से बता रही हूँ ताकि मैं कोई बेवकूफ़ी की बात करूँ तो माफ़ी दे दी जाए मुझे। कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त चल रहा है और सब अच्छा चल रहा है। सादगी इतना मशहूर हो जाएगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिल्कुल भी। मैंने किसी मकसद के तहत ये रिकॉर्ड ही नहीं किया था। हम लोग बस रैंडम बैठे हुए थे और बैठे बैठे ख्याल आया कि यार एक्चुअली एक वीडियो का शूट चल रहा था स्टूडियो में, तो कैमरा लगा हुआ था, हम लोग आगे पोजीशन चेक करने के लिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन बैठेगा। वहाँ हम लोग बैठे थे, मेरे साथ एक कीज़ प्लेयर, मेरे दोस्त म्यूजिशियन, वो बैठे थे। तो अब हमारे जो दोस्त आके शूट करने वाले थे, यानी जो डीओपी थे, वो थोड़े से लेट हो गए। तो हम जब बैठे तो हमने कहा कि यार हम उतनी देर तक कुछ गुनगुना लेते हैं, कुछ गा लेते हैं। तो मेरे दोस्त हैं हमद खान, उन्होंने कहा कि यार तुम जो भी गुनगुना रहे हो ये तुम करते रहो, तो मैं इसको रिकॉर्ड पे लगा देता हूँ क्योंकि ये अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो वीडियो भी बन रही थी साथ साथ? हाँ, कैमरा लगा हुआ था। अच्छा, और हम बस बैठे हुए थे, तो माइक भी था आगे, हेडफोन्स भी हमारे गले में थे, क्योंकि हमने किसी वीडियो का शूट करना था, उसमें ऐसा ही था सब कुछ। तो उन्होंने बस वो कैमरा भी ऑन कर दिया और पीछे से ऑडियो रिकॉर्डिंग पे भी उसको लगा दिया। तो मैंने वो बहुत सारे गाने गाए ऐसे बैठ के, जैसे आप जैम कर रहे होते हैं या ऐसे ही, तो वो गा दिए मैंने। और गा के उतनी देर तक हमारे वो दोस्त आ गए, हमने वो वीडियो कंप्लीट की जो करने आए थे एक्चुअली, और मैं घर आ गया। एक दो हफ्ते के बाद मुझे हमद भाई की कॉल आई कि यार तुम ना हार्ड ड्राइव लेते आना, मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं गया तो उन्होंने वो 18-19 वीडियोस जो थी और ऑडियोज़, उनको जाहिर है कि वो अच्छे से करके सिंक करके वो मुझे दे दिए। तो मैंने वो कोई 2 हफ्ते के अंदर 22-24 वीडियोस अपलोड कर दी यूट्यूब पे एक साथ ही। मतलब तब मुझे ये भी नहीं था कि यार इसको एक एक ट्रैक को थोड़ा थोड़ा टाइम तो दूं। सही बात है।
तो मैंने वो 2 हफ्ते में 24-25 वीडियोस डाल दी, 23-24 वीडियोस। तो उस पर 4-4, 5-5 हज़ार व्यूज़ भी आ गए और अच्छा रिस्पांस आया, जैसा कि नॉर्मली आता था। कोई भी चीज़ अपलोड करता था तो एक दोस्तों का सर्कल है जो सुनना पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें, और वो तो उन्होंने कहा यार अच्छा है, और मैंने कहा थैंक यू। तो ये तो चल ही रहा था काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा रहा। हाँ। उसके बाद अचानक से ये हुआ कि वो उसके व्यूज़ बढ़ने लगे। अब मेरे पास नोटिफिकेशन आने लगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। इंस्टाग्राम में खोल रहा हूँ तो उस पर ढेर सारी रील्स बनी हुई हैं, और फेसबुक पे जा रहा हूँ तो उधर बहुत सारे शेयर्स आए हुए हैं और कमेंट्स आए हुए हैं, लोग मेंशन कर रहे हैं कमेंट्स में। तो जैसे लोगों के कान में बात पड़ना शुरू हो गई हो, पता नहीं कैसे, वो मुझे समझ आज तक नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ये हुआ कि आम पब्लिक से वो उन लोगों के कान में भी पड़ने लगा कि जो मैटर करते हैं, जो जिनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत बड़े स्टार्स ने उस पर वो बनाना शुरू कर दी रील्स। वहाँ से ये हुआ कि वो जिन लोगों तक पहले नहीं भी पहुँची थी। सो बेसिकली 2019 में अपलोड किया था मैंने ये ट्रैक, और ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे भी सारा, और 2023 में के शुरू में जाकर ये होता है कि वो अचानक से वायरल हो जाता है, और उस पर इंडिया से, पाकिस्तान से बड़े जो हमारे स्टार्स हैं, वो लोग उस पर रील्स बनाने लगते हैं और उसको पोस्ट करने लगते हैं। उनके अक्सर पोस्ट के पीछे वो मेरे ऑडियोज़, सिर्फ सादगी नहीं, फिर बाकी वाले ट्रैक्स पे भी नज़र पड़ गई ना। Exactly, yeah. तो क्या ये तय है, वादा शिकन, नियत शौक, वो सारी गज़लें एकदम से दोबारा से वो हो गई ना, जिंदा हो गई। तो ऐसे करके कुछ अचानक तो सादगी जो आपने गाया, उसको आपने अपने अंदाज में गाया, डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। तो ये किस तरीके से, मतलब बैठे हुए थे बस आया कि मुझे इसी तरह गाना है, सोचा, ये प्रोसेस कैसा था? मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि वो आपने ओरिजिनल को एज इट इज़ नहीं गाया, आपने उसको एक गज़ल के अंदाज में डाल दिया, तो वो प्रोसेस क्या था? अच्छा, इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है कि हम, जैसे मैं एक वोकलिस्ट हूँ, तो मुझे कोई भी चीज़ जब मैं सुनता हूँ तो मैं उसकी हर चीज़ को, क्योंकि मैं खुद एक म्यूजिशियन हूँ, तो मैं देख रहा होता हूँ यार इसमें बेस गिटार कैसा बजा हुआ है, यार इसने ग्रूव क्या रखा है पीछे, ड्रम्स पे क्या बज रहा है, इसके कॉर्ड्स कैसे हैं, यानी कहाँ पे कौन सा कॉर्ड शिफ्ट आता है। तो यानी मेरे सामने वो पूरा फ्रेम होता है जो एक म्यूजिशियन को जिस तरह चीज़ों को देखना चाहिए। मैं सिर्फ ये समझ के नहीं सुनता कि यार गाना सुनते हैं बस, यार बड़ा अच्छा था, क्योंकि बहरहाल हम एक प्रोसेस में से हर वक्त गुजर रहे होते हैं ना, तो वो प्रोसेस रहती है। तो अब मैं अक्सर जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब की गज़लें और कव्वालियाँ और क्लासिकल इवन, मैं जब उनकी चीज़ें सुनता था तो मैं उसको एक तरह से अपने लिए डिकोड करने की कोशिश करता था। कैसे कि यार ये एक्चुअल मेलोडी है क्या। सुनने में तो बस आपने जब आप यूट्यूब पे या कहीं सुन रहे थे तो वो आया, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तो मेलोडी हर किसी को याद हो गई। सही बात है। मैं उसको लेके बैठता हूँ जब भी, यानी एज अ म्यूजिशियन, कि उसमें मेरे लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उन एक एक चीज़ों को देखता हूँ हारमोनियम पे, तो मैंने जब उसकी नोटेशन निकालता हूँ किसी भी ट्रैक की, तो वो जब एक एक नोट करके जुड़ता है ना आपस में, ता 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 रा 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 रा, तो मुझे ये पता चलता है यार ये किस स्केल में है क्लासिकली। तो अब वो एक अजीब सी फीलिंग वहाँ पे हो जाती है। फिर मुझे, आप समझे कि एक फार्मूला था जो आपके ऊपर असर कर रहा था, लेकिन आपको अंदर पता नहीं था कि इसमें रीज़न क्या है वो असर की। है तो एक नॉर्मल गाना, लेकिन कैसे मुझे अंदर से इतना हिट कर रहा है, तो आप उसके उस फार्मूला को समझ जाते हैं। तो मैं हमेशा से इस तरह से गज़लों को, कव्वालियों को और जितने भी गाने मुझे पसंद हुआ करते थे, तो ये मेरा प्राइवेट एक वो था काम, मैं अपने लिए बैठ के ये करता था, प्रोसेस करता था कि यार उसको मैं गज़ल की तरह, कव्वाली को गज़ल की तरह गाएं तो वो कैसी होगी, अगर एक किसी भी गाने को उसके जॉनरा से हट के म्यूजिकली जो भी वो है उस तरह से अगर उसको देखें तो वो कैसा होगा। इंटरेस्टिंग, मैंने कभी सोचा नहीं थी बात। तो अब ये हो रहा था कि अब वो चीज़ वो पब्लिकली हो गई थी, यानी हम लोग वीडियो का वेट कर रहे थे, वो हुआ नहीं, तो मैं अपने ही उसी माहौल में था अपनी तरफ से कि जब मैं अकेला बैठा होता हूँ, तो जैसे वो मुझे उस वक्त समझ आई कि यार मुझे ऐसे गानी चाहिए,
और आपने गा दी। तो मैंने वो गा दी। बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक बात पूछूंगी, उससे पहले कभी किसी दोस्त को सुनाई थी वो, या अपनी वाइफ को या किसी को सुनाई थी, टू जस्ट गेट एन आइडिया कि ये अच्छा भी है, यानी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ओरिजिनल गाने से, कि पता चले, या अपनी मैंने gut ये feeling मशवरा पे कभी गाई? लिया ही नहीं किसी से। अच्छा ओके, मुझे पता था और कि मेरी जवाब बीवी- आने वाला है कि राबिया बेवकूफ़ सवाल नहीं पूछो तुम नहीं। एक आर्टिस्ट से। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको ऐसा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस की भी बात नहीं है, बात ये है कि जैसे मेरी वाइफ का म्यूज़िकल टेस्ट ये वाले म्यूज़िक के लिए भी वो है, बट उनका जो ज़्यादा है तो वो पॉप म्यूज़िक और जो इंडियन पंजाबी म्यूज़िक है या बॉलीवुड इवन। Okay. मुझे किसी गाने के बारे में ये नहीं पता होता था यार ये कौन सी फिल्म का है, इसमें कौन किस पे पिक्चराइज हुआ है। ओके लेकिन मेरी वाइफ को ये सब पता होता है क्योंकि वो शुरू से बहुत म्यूज़िक सुना है उसने, लेकिन उसका टेस्ट मुझसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मेरा टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। जहाँ तक ये वाली बात है कि मैंने किसी से मशवरा क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया कि मशवरा लेके तो आपकी वो चीज़ इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगी ना, तो मैं अपने म्यूज़िक को वही करना चाहता हूँ जो अंदर से आ रहा है। तो अगर मैं किसी से पूछूंगा तो वो मुझे ज़्यादातर हमेशा यही हुआ है कि उन्होंने मशवरा दिया कि यार ये ट्रेंडी नहीं है, ये नहीं चल रहा। तो मुझे तो ये वाली वैलिडेशन चाहिए ही नहीं थी, मुझे वो करना ही नहीं था जो आप वो करना चाहते थे, जो आपको मैं समझ करना आ रही चाहता है। हूँ। अब वो लोगों ने सुनना है तो सुन ले, नहीं तो बिल्कुल उसमें एक फीलिंग है सही बात मेरी है। मेरी एसेंस कैसे आएगी उसमें, अगर वो मैं टेक्निक से ही बना रहा हूँ तो मेरी तो उसी वक्त तबीयत उसमें से झलकेगी ना, मेरे काम में से या मेरी आर्ट में से, कि जब वो मैंने पूरे दिल से किया हुआ है। अगर वो मैंने किसी फार्मूला के तहत किया है तो उस फार्मूला पे तो 1000 बंदा और भी कर रहा है, क्योंकि सब चाह रहे हैं कि वो फेमस हो जाए, सब चाहते हैं कोई ऐसी अरेंजमेंट पता चल जाए, कोई ऐसा गाना बनाएं हम जो वायरल हो सके। तो वो वाला प्रोसेस मैं करना चाहता था। आप वायरल के पीछे कभी नहीं भागे? कभी भी नहीं भागा मैं। मुझे अभी किसी ने ये सवाल किया कि आपको कितनी खुशी हुई कि आपका वो वायरल हो गया है, मैंने कहा ये तो उस वक्त होती, मतलब आप जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, खुशी मुझे है, अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरी आवाज़ पहुंची लोगों तक, लेकिन मैंने इस मकसद के तहत नहीं बनाया था ये कि ये वायरल होगा। हाँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और वो अभी तक उनको अपना एक्चुअल म्यूज़िक याद है। सही बात है तो कहीं ना कहीं से दोबारा रिकनेक्ट कर पा रहे हैं। ट्रू। शुरू से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने? एक मोहल्ले के नॉर्मल से स्कूल से, उसके बाद पंजाब कॉलेज लाहौर में एक प्राइवेट कॉलेज है वहाँ से, और उसके बाद से पंजाब यूनिवर्सिटी। सो पंजाब कॉलेज जो है जी, तो वो तो आप आतिफ असलम के पीछे गए थे? हाँ, मतलब वहाँ जाने के का मेन मकसद मेरा ये था कि क्योंकि मुझे म्यूज़िक करना था, तो अब क्या है कि आप अपने ही जहन में एक कहानी बनाते हैं कि कैसे होगा ये। ओके। तो जो मुझे उस वक्त समझ में आया मेरी अकल के मुताबिक कि यार वहाँ पर इसका मतलब है कि अगर आतिफ असलम वहाँ पर थे उस कॉलेज में, तो इसका मतलब है कि वहाँ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसे ज़रिए तो होते होंगे जिससे किसी आर्टिस्ट को हेल्प मिलती है। मैंने कहा मुझे भी उसी कॉलेज में पढ़ना है। तो मैं आ गया वहाँ पे पंजाब कॉलेज में। लेकिन जब मैं वहाँ आ गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ कोई सीन नहीं था म्यूज़िक का। वो कहीं आतिफ साहब की अपनी ही जर्नी थी। मैंने बस उसे समझा हुआ था कि उसमें कोई किरदार इस कॉलेज का होगा। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार यहाँ पर तो कुछ नहीं है। मैं तो मतलब वो तो उनका कोई अपना ही जर्नी है या है। फंस गए थे आप या कुछ किया फिर? नहीं, फिर मैंने ये किया कि वहाँ पर अपने जैसे जो हम ख्याल दोस्त थे उनको जमा किया, जो कुछ डेक्लेमेशन करते थे, कुछ पार्लियामेंट्री डिबेटर्स थे, कुछ थिएटर के लोग। होता है ना कि आप नए नए कॉलेज में जाएं तो आपकी मुलाकातें होती हैं। सही बात है। तो मेरी हम ख्याल लोगों से मुलाकातें, भाई तुम कौन से स्कूल से आए हो? मैं फलां स्कूल से आया हूँ। यार मैं यहाँ पर तो कोई सोसाइटी नहीं है, वहाँ पे तो हम थिएटर किया करते थे और ऐसे। तो हम सारे जमा होकर हमारी एक प्रोफेसर थी, उनके पास गए। तो हमने कहा मैडम हम इस तरह से सारे किसी ना किसी आर्ट से एफिलिएटेड हैं, तो हमें ये भी पता होता था कि किस वक्त कहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, यानी यूनिवर्सिटीज़ में वो चलते रहते हैं। बिल्कुल, इंटर स्कूल एंड इंटर यूनिवर्सिटी। तो हमने उन्हें कहा कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि मतलब हमें शौक भी है, हम पीछे से ये करते भी आ रहे हैं स्कूल से, तो इसमें बड़ी सारी लर्निंग की चीज़ें भी होती हैं। तो उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया। वो प्रिंसिपल के पास गई और उन्होंने जाके परमिशन लेके हमें वो बेसिकली हमें उनसे सिर्फ लेटर चाहिए होता था कि आप हमें बना के दे दें कि हाँ ये हमारे बच्चे हम भेज रहे हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो हम वो उन्होंने बनवा के हमें दे दिए, हम जाते थे। और फिर जब हम जीत के आने लगे वापस, तो फिर वो जो हमारी प्रोफेसर थी उन्होंने भी बड़ी एफर्ट पुट की। तो वो प्रिंसिपल साहब ने वहाँ पर एक प्रॉपर सोसाइटी बनाने की हमें
परमिशन दे दी देती। और हमें एक जगह अलॉट कर दी जहाँ पर हम अपनी रिहर्सल्स और वही जो हमारी प्रोफेसर थी उन्होंने हेड बना दिया ओके कि भाई आप इनके था उनका, वो भी आज उनका भी नाम इनका नाम प्रोफेसर हलीमा सादिया है, ये अभी भी पंजाब कॉलेज में है। अच्छा। सो बेसिकली ये मेरे उन उस्तादों में से हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी ना सिर्फ ये कॉलेज वाला प्रोसेस और वो उन्होंने बहुत सारा कुछ मुझे सिखाया उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे था। खैर उन्होंने सरपरस्ती की हमारी और उसमें डिबेटर्स भी थे, थिएटर वाले लोग। फिर जब हमें प्रॉपर एक स्पेस मिल गई, एक पूरा निज़ाम मिल गया कि भाई अब आप, तो हमने फिर ऑडिशन करके मज़ीद लोगों को सिलेक्ट किया डिफरेंट कैंपसेस से जाके कि हम आज डिबेट के ऑडिशन करने आ रहे हैं, आज हम थिएटर के। बस हम खुश थे कि यार फाइनली वो चीज़ें चलो हमें खुद ही करनी पड़ रही हैं, लेकिन हम सोच के आए थे कि यहाँ पे होंगे। wasn't that better कि एक चीज़ आपको खुद क्रिएट करने का चांस मिल गया, उसमें ज़्यादा आप बिल्कुल मार्जिन ज़्यादा था, आप अपनी मर्जी से चीज़ें कर सकते थे रादर देन कि वो सेट होती जिसमें आप लोग जाते। तो हुआ ये कि अब वो अभी बनी थी सोसाइटी, तो उसमें डिफरेंट वो बनना थे कि एक थिएटर का एक बंदे को प्रेसिडेंट बनाना था कि जो फिर पूरे तरीके से जो लीड कर सके किसी कंपटीशन में या दूसरे इदारे में जब जाएं। तो वो म्यूज़िक की सोसाइटी का मुझे बनाया गया इनिशियली प्रेसिडेंट। अब मैंने अपने जैसे और लोग वहाँ पर जमा किए, इकट्ठे किए, हमारा एक होते होते एक कंप्लीट वो सेटअप बन गया। हम लोग तो स्टूडेंट्स थे, हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं था सिवाय इसके कि भाई कंपटीशन में जाना है तो उसकी तैयारी, और क्योंकि वो हम पहले से करते आ रहे थे, तो उन्होंने हमें ट्रेन किया, सिखाया, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली। और फिर फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि जब स्कॉलरशिप्स हमें दे दी गई कि अब आप अपने जैसे लोगों को चूज़ कर सकते हैं एक ऑडिशन के थ्रू, जिनको हम कंप्लीट स्कॉलरशिप देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एजुकेशन होगी, उनका काम ये होगा वो अपनी पढ़ाई करें और वो अपनी ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये करें। तो फिर हमने ऑडिशंस किए, तो बनते 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 अब मेरे लिए वो बहुत लर्निंग का एक टाइम पीरियड था कि मुझे करना तो सिर्फ म्यूज़िक था, अब मुझे ये भी पता चला कि कैसे को एग्जिस्ट किया जाता है दूसरे लोगों के साथ, कैसे टीम लीडर बना जाता है। कॉम्पिटिशन्स ही होते थे छोटे छोटे, लेकिन बहरहाल वो सीखने की चीज़ें थी। तो हम लोग जाने लगे इधर उधर, मेरी लोगों से मुलाकातें होने लगीं। तो ऐसे करके कहीं कॉलेज जो सोच के गया था वही रास्ता अल्लाह ताला ने, मतलब जो मैं सोच के गया था वही हुआ, लेकिन रास्ता डिफरेंट था। लेकिन रास्ता डिफरेंट था। मुझे लगा था कि जब मैं जाऊंगा तो वहाँ ऑलरेडी कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इससे मुझे ये भी एहसास हुआ कि आखिरकार एक आर्टिस्ट को अपनी जर्नी खुद ही करनी होती है। जैसे आतिफ साहब से मैं मुतासर था और वो वहाँ मुझे लगा कि उसमें कोई उस इदारे का किरदार होगा, बट ऐसा नहीं था। वो उनकी अपनी एक जर्नी थी जो उन्होंने गुजारी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अब वही बात जो हम कह रहे थे कि अल्लाह ने पहुँचाया आपको वहीं जो आपको चाहिए, लेकिन रास्ता अल्लाह ने अपनी मर्जी से चूज़ किया। एंड मुझे लगता है कि वो उसी के पीछे, अब अगर आतिफ असलम भी ये सुन रहे हैं तो वो भी, उनको भी होना चाहिए कि उनके नाम के पीछे पीछे आप गए, आपने कितने नए लोगों के लिए रास्ता खोला। बिल्कुल, क्योंकि वो रास्ता कभी नहीं खुलता अगर आप वहाँ नहीं, मे बी अल्लाह किसी और के वसीले बना देता, किसी और को वसीला बना देता। बट दैट्स अ ह्यूज थिंग दैट यू डिड कि स्कॉलरशिप्स आपने म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट्स को बिल्कुल, शायद मैंने नहीं किया, वो एक कलेक्टिव एफर्ट, बट यू आर पार्ट ऑफ इट ना। लेकिन उसका मैं क्रेडिट कहीं ना कहीं आतिफ असलम साहब को इसलिए देता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुतासर किया है मेरे समेत, ठीक है, जो शायद ना कर पाते जो वो करना चाहते थे, बट क्योंकि वो उनसे मुतासर हुए तो उनके अंदर ये मोटिवेशन आई ना कि मुझे करना है, कुछ भी हो जाए। तो वो इंस्पिरेशन यही रोल प्ले कर रहा होता है। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि शोहरत जो है वो ताकत नहीं होती, वो जिम्मेदारी होती है। ये तो आपने ज़बरदस्त बात बोली जो मैं कहती रहती हूँ और बहुत कम लोग इसको समझते हैं। तो आप देखिए ना कि अब ये कितनी प्यारी बात है कि शोहरत मिली आतिफ साहब को, बट वो किस तरह मुतासर कर रही है जनरेशंस को कि वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं उस मोटिवेशन के साथ, ना कि वो उनके लिए कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रही है ज़िंदगी में। तो ये क्रेडिट तो है ना हमारे लेजेंड्स का। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको भी क्रेडिट जाता है कि आप ने मेहनत की और आप इस स्टेज तक पहुंचे, आपने गिव अप नहीं किया, अपना रास्ता ढूंढते रहे, चलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वही जगह जहाँ फेल हुए थे, फिर 3 महीने में कोर्स दोबारा करके दोनों को पास किया था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। हुआ ये ना कि मैंने बताया आहिस्ता आहिस्ता से वो पूरी तरतीब होने लगी, सोसाइटी बन गई, बच्चे आ गए और मसरूफियत बढ़ गई और हम लोग पूरा सीरियस लेने लगे इसको कि भाई अब तो हमें एक स्पेस उन्होंने दी है, हम पे ट्रस्ट किया है, कॉलेज ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई तो अब हमें जीत के ही आना है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम पढ़ाई की बजाय इन एक्टिविटीज़ पे आप लोग एक्टिविटीज़ पे होने लगा।
उसमें फिर ये है कि कुछ कॉलेज के अंदर की हद तक कॉलेज फेवर कर देता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यार ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो वो हमें थोड़ा बहुत फैसिलिटेट कर देते थे एग्ज़ाम्स में थोड़ा हाथ हौला रख लेते थे। लेकिन फिर मेरा इंटर हो गया कंप्लीट, आईकॉम किया मैंने। ठीक है। तो जैसे ही वो कंप्लीट हुआ तो अब मेरे पास ऑप्शन ये थी कि या तो मैं किसी यूनिवर्सिटी चला जाऊँ या मैं इसी कॉलेज में जो ये आगे बैचलर्स की डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं मैं यहीं पर दोबारा रह लूँ। तो मैं, क्योंकि अब मेरी उसके साथ फीलिंग्स भी जुड़ चुकी थी, एक जगह जो आपके होते हुए शुरू हुई थी, तो मैंने कहा आगे भी यहीं से पढ़ाई कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो वहाँ उस वक्त ऑप्शन थी बीकॉम आईटी की, वो उस वक्त 2 इयर्स होता था। तो 2 इयर्स बीकॉम आईटी मैंने उसमें एडमिशन ले लिया और मैं उसी इदारे में रहा और उसी ऑफिस को, और वो पूरा मतलब एक प्रेसिडेंट की तरह म्यूज़िक सोसाइटी और वो सारा कुछ, थिएटर, डेक्लेमेशन। तो अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आईकॉम फिर भी चलो मेरी कुछ ना कुछ समझ में आता था। तो मैं उसमें कुछ ना कुछ तो कर लेता था। अब बीकॉम आईटी का मुझे कुछ पता नहीं थी, कोई मालूमात नहीं थी, और अब मेरे पास उतना वक्त भी नहीं था जितना मैं इंटर में क्लासेस में चला जाता था। तो अब मैं बिल्कुल कभी कभी क्लास में जाता था और वो एग्ज़ाम आ गए फर्स्ट ईयर के। तो टोटल 7 पेपर थे जिनमें से 6 में से मैं फेल हो गया। ओह माय गुडनेस। तो मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने क्या किया, मैं अपने ही ट्रैक से हट गया हूँ अपने एक शौक के चक्कर में। ये बड़ी बात थी कि आपको हिट कर गया ये। हाँ, मुझे ये रियलाइज़ हुआ फ़ौरन। और लेकिन अब मसला ये हो गया था कि अब थोड़ा टाइम गुजर गया था। लेट हो गया था आप, लेट हो गया था ये ख्याल आने में। Okay. तो मेरा एक दोस्त है शहबाज गौहर, वो शायर है बहुत अच्छा और वो बिज़नेस कर रहा है आजकल अपना। तो उसका भी एडमिशन इसी बेस पे हुआ था और उसके साथ भी यही ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ। तो अकेले नहीं थे आप? तो अब हम 2 आर्टिस्ट जो कि बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, तो हम दोनों ने बैठ के कहा कि भाई ये क्या चक्कर है, आप इसका हल क्या है। तो हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम बीए के प्राइवेट आप अप्लाई कर सकते हैं, खुद तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हम, और 1 साल में दोनों ईयर्स के आप कर सकते हैं। तो हमने ये फैसला किया कि इस तरह हमारा ये जो ज़ाया हुआ है ना, ये बच सकता है कि हम एक ही साल में 2 सालों के एग्ज़ाम देंगे। तो ये जो साल हमारा बीच में ज़ाया हुआ है ये भी नहीं होगा और चलो आगे हमारा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाएगा। तो हम दोनों ने अपने घरों पे बताए बगैर। अच्छा, घर वालों को नहीं पता? घर वालों को नहीं पता कि ये हो चुका है। अब वो सुनते हैं तो क्या कहते हैं, अब पता है उन्हें? अच्छा, या वो सुनेंगे अब? उनको मतलब शायद कभी उस तरह से पता चला भी नहीं, और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें कभी, मेरे घर पे ख़ास तौर पे ये रहा भी नहीं कि भाई हमें तुमसे डिग्री चाहिए। तो ये वाली नेमत अल्लाह ताला ने कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि आराम से तसल्ली से जो आपका दिल चाहे आप वो कर सकते हैं। वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल हमने बताए बगैर वो दे दिया, बीए के एग्ज़ाम दे दिए दोनों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम दोनों पास हो गए उसमें। पास होने के बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और वहाँ पर उस वक्त ये होता था पंजाब यूनिवर्सिटी में कि आप एक ही टाइम पे 2 डिग्रियां भी कर सकते हैं, यानी एक उसमें मॉर्निंग क्लासेस में और एक इवनिंग में। ठीक है, आप दोनों सेम टाइम पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 2 डिग्रीज करना। तो मैंने 2 में ले ली, इनिशियली एक में लिया एडमिशन। तो मुझे लगा कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो फिर वही बीकॉम आईटी वाला चक्कर तो हो गया। कुछ होना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि मैं ना इसको छोड़ दूंगा, इस वाली को। तो मैं ना इवनिंग क्लासेस में दूसरी एक डिग्री जो सबसे आसान तरीन वहाँ पे कंसिडर की जाती थी, सोशियोलॉजी। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया कि यार ये सबसे आसान, सब कह रहे हैं कि यहाँ पर ना तुम बहुत कम पढ़ के भी पास हो जाओगे। तो मैंने वहाँ ले लिया, और अब जब मैं वहाँ गया तो वहाँ सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट वही थे जो मैं छोड़ के उसमें भी जर्नलिज्म था, उसके अंदर स्टैट्स था, उसके अंदर मैथ्स था। तो मैंने कहा तो सब सेम था। इवन के कुछ टीचर भी वही थे जो दिन के टाइम उस ये तो वही ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो होते होते अब मैंने कहा यार ये करना तो पड़ेगा। तो जब जाहिर है वो वाले सब्जेक्ट्स में पढ़ रहा था तो ऑब्वियसली वो भी प्रिपेयर हो रहे, तो मैंने कहा उसको भी छोड़ने की क्या ज़रूरत है। जिसको जहाँ से भागा था अब उसको भी छोड़ने की क्या ज़रूरत है कि सेम चीज़ तो मैं वहाँ भी पढ़ रहा हूँ, सेम सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने वो दोनों को ही फिर So you are masters in sociology and bachelor's actually 4 years program. Bachelor's in sociology and mass communication. Wow, okay. तो ये दोनों डिग्रियां ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स के हवाले से इनके जो पहले 4 सेमेस्टर्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट सेम है ये।
ठीक है। यानी जर्नलिज्म है, स्टैट्स है, मैथ्स है, और वो वही है सेम जो मैथ्स कॉम में हम पढ़ते थे, और वही सोशियोलॉजी में हमें टीचर्स भी मैंने बताया कि कुछ सेम ही थे। तो वो खैर ये चलता रहा, और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ही में था मैं उस वक्त जब मैंने ऑडिशन दिया फॉर नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 4। तो जुल्फ़ी भाई से मेरी मुलाकात हुई। एक मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, समी खान, लगन बैंड था इनका, मैं याद आऊँगा, एक बड़ा मशहूर गाना है इनका। तो वो मुझे ले गए मिलवाने के लिए जुल्फ़ी भाई से। तो वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, और कॉलेज के ही आखिरी कुछ सेमेस्टर्स में नेस्कैफे वाला गाना मेरा रिलीज़ हो गया। तो अब मैं यूनिवर्सिटी में थोड़ा हीरो थे। हीरो टाइप, हीरो से मुराद ये है कि लोग मतलब पहचानने लगे थे। इवन लोग डिपार्टमेंट आया करते थे मिलने के लिए कि यार हमने सुना है कि वो ज़िशान अली जो है वो यहाँ पे पढ़ता है। वहाँ से फिर एक जैसे ही डिग्री ख़त्म हुई तो उसके बाद से मेरे पास शोज़ थे करने के लिए, प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, ट्रैवल हो रहा था सारा कुछ। लेकिन फिर मैंने म्यूज़िकोलॉजी में एडमिशन ले लिया। तो मैंने कहा मैं पहले इसको पूरा कर लूँ। म्यूज़िकोलॉजी में? म्यूज़िकोलॉजी। वो किधर है? वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा, 2 इयर्स मास्टर्स प्रोग्राम। माफ़ी मेरी, लेकिन कि मुझे नहीं पता था कि ये भी ऑफर होता है ऐसा पाकिस्तान में। ऐसे भी ऑफर होता है? पहले बहुत कम जगहों पे था, एनसीए करता था, और वो भी डिप्लोमास ऑफर करता था। फिर एनसीए में डिग्री आ गई 4 इयर्स, फिर 2 इयर्स मास्टर्स आ गया। उसके बाद फिर अभी हबीबी यूनिवर्सिटी आपकी कराची में जो है वो भी कर रहे हैं, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रहा है। अभी मेरा ख्याल है काफ़ी सारे इदारों में म्यूज़िकोलॉजी की प्रॉपर डिग्री हो गई है, तब नहीं थी, तब सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में था ये ऑप्शन। तो पहले जो 1-2 वो थी लॉट थी स्टूडेंट्स की जो म्यूज़िकोलॉजी करने आ गए हैं, उनमें से मैं एक था। तो वो किया, फिर हम कराची आ गए। वो कितने अरसे का था? 2 इयर्स। उससे फ़ायदा हुआ आपको? उससे बहुत फ़ायदा हुआ। क्या पढ़ा, मतलब वो पढ़ाते हैं बैकग्राउंड हिस्ट्री सिखाते हैं, राग, या क्या होता है? देखिए म्यूज़िकोलॉजी का क्या है कि मेरे लिए, जैसे मैंने बताया, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा कभी था नहीं, यानी वो जो लाइक 5 स्टूडेंट होते हैं। तो म्यूज़िकोलॉजी में मुझे बहुत मज़ा आया। उसकी रीज़न ये थी कि मैं पिछले काफ़ी सालों से वही तो कर रहा था, मेरे इंटरेस्ट की चीज़ थी, मेरी मर्ज़ी की चीज़ थी। वो हिस्ट्री मुझे ऑलरेडी मालूम थी जो हमें पढ़ाई जा रही थी, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ में मुख्तलिफ़ उस्ताद के पास जाके तालीम ले रहा था। तो वो बैकग्राउंड भी बताते थे कि भाई फ़लाँ एक उस्ताद हुआ करते थे। उससे पहले ले रहे थे आप ये सब? जी, मैं तो स्कूल में था जब से मैं सीख रहा था म्यूज़िक। तो अब मेरे लिए वो सारा जो इन्फॉर्मेशन थी वो रेलेवेंट थी, क्योंकि वो मैं पिछले काफ़ी अरसे से करता हुआ आ रहा हूँ। वो बातें मैंने सुनी हुई हैं कि यार फ़लाँ घराना क्या होता है, फ़लाँ जो इंस्ट्रूमेंट है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्लासिकल का हिस्टोरिकली उसको देखें तो वो क्या है। तो वही सारी चीज़ें हमें अब किताबों की शक्ल में आ गई। तो वो मेरा इंटरेस्ट भी हो गया, मुझे वैलिडेशन भी मिलने लगी कि हाँ फ़लाँ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो ठीक है या नहीं, सही है। तो इसी इंटरेस्ट में वो मैंने म्यूज़िकोलॉजी, उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। प्रैक्टिकली वो आपको रागों के बारे में, या आपने चूज़ करना होता है कि आप कौन सी उसमें जा रहे हैं ना। तो आप कह रहे हैं आपने शुरू से स्कूल से ही ये कोर्सेज और ये करना, तो ये कैसे ख्याल आया? और कॉन्स्टेंटली आप कुछ ना कुछ जाके कहीं ना कहीं किसी से सीख रहे थे, ये डायरेक्शन कैसे मिली? और आप क्यों एडवाइस करेंगे किसी को भी जो सोच रहा हो सिंगिंग में जाने का कि ये ज़रूरी है करना? मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगा सबसे पहले, क्योंकि सबका अपना अपना वो है ना। मैं किसी को एडवाइस करके वो ऐसा हो जाता है कि वो सिर्फ आपकी इन्फ्लुएंस में ही आके वो करता रहता है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि मैंने कहा था करने के लिए। चलिए आप ये कहते हैं कि आपको मुझे कैसे आया, आपको कैसे आया, कैसे ये ख्याल, और फ़ायदा क्या हुआ आपको? अब क्या लगता है कि अब उसका क्या फ़ायदा है? पहले तो ये ख्याल ऐसे आया कि अल्लाह की तरफ से एक नेमत की तरह अल्लाह ने आवाज़ ऐसी दी हुई थी कि हमारी जो अपनी कम्युनिटी है, मैं एक शिया मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ हूँ, ब्रॉटअप हुआ है। तो माहौल ऐसा था कि जहाँ पर सोज़ो सलाम पढ़ना और वो वाली चीज़ें जो हैं, यानी पढ़ने पढ़ाने से, आवाज़ से रिलेटेड, पोइट्री से रिलेटेड कंटेंट हमें मिला बचपन से देखने को, सुनने को। तो वहाँ पर फिर ये भी हुआ कि अब जो बच्चा पढ़ता है ये चीज़ें, उसको बहुत अप्रिसिएशन भी मिलती है, अटेंशन मिलती है। उसको लोग प्रेज़ करते हैं कि भाई शाबाश, बहुत अच्छे, और उसको सब जानते हैं। तो इसलिए माँ बाप भी इनकरेज करते हैं बच्चों को कि ये पढ़ना चाहिए। एक तो वो सोचते हैं कि रिलीजियसली अगर इसको देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है, सवाब होता है। या दूसरी चीज़ ये होती है कि अप्रिसिएशन मिलती है। अब अगर किसी का बच्चा बाहर पॉजिटिवली फेमस है तो माँ बाप को अच्छा लगता है। तो इसलिए हमेशा सपोर्ट करते थे वो कि हाँ तुम। तो मैं इनिशियली
मैंने सोज पढ़ना, सलाम पढ़ना, मरसिया, मनकबत, नात, इनके लिए जो मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जिनकी जान पहचान थी, तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया, जो कि हमारे घरों के आसपास ही कहीं या किसी कम्युनिटी में कोई जानने वाला, तो मैंने उनसे वो पढ़ना सीखा। उनको म्यूज़िक के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, उनको बस ये आप जो पढ़ रहे थे आप उसी को इम्प्रूव कर रहा था। उसके बाद स्कूल में मेरे एक टीचर थे जो कि क्रिश्चियन थे, सर अमजद उनका नाम था। तो अमजद साहब जो थे वो मैथ्स पढ़ाते थे हमें, और उनके जो अब्बू थे, उनके वालिद साहब चर्च के वो हेड थे, जो भी टेक्निकली उसे कहता है, माजरा चाहता हूँ मुझे वो नहीं पता, लेकिन वो एक चर्च को हेड करते थे। ठीक है। तो मैं उनके पास ट्यूशन के लिए जाता था उनके घर, तो उनका घर चर्च से जुड़ा हुआ था। तो जब मैं ट्यूशन के लिए जाता था तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स मैंने देखे पहली दफ़ा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। शायद मैं 9th क्लास में था उस वक्त। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि यार मैं इनको जाके टच करके देखूँ, ये कैसे लगते हैं रियल में और ये कैसे बजते हैं। तो उनका जो मेरे टीचर थे, उनका छोटा भाई भी उसी क्लास में मेरे साथ पढ़ता था, उसका नाम राशिद है। तो वो राशिद को मैंने कहा यार मैं इनको देखना चाहता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि मैं बजाता हूँ इनमें से एक इंस्ट्रूमेंट, मैं ढोलक बजाता हूँ। अच्छा। तो हम लोग अपने चर्च में हमारी जो इबादत होती हैं तो वो म्यूज़िक के साथ होती हैं, तो आओ मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ। तो उसने मुझे गिटार, पियानो वहाँ पे पढ़ा हुआ था, ढोलक, हारमोनियम, वो सारी, तो मैं उनको हाथ लगा के देख रहा था, अरे यार ये कैसा है। जैसे पहली दफ़ा किसी बच्चे को आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप कितने एक्साइटेड थे। तो मुझे इंट्रोडक्शन हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, और ये ऐसे बजते हैं। तो मैंने अपने उन टीचर को कहा कि सर मैं ना ये सीखना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ रिकमेंड करें या मुझे बताएं कि कैसे। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर जो लोग हैं, जितना उनको पता है, उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, बट वो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो तुम आते हो तो तुम उनसे पूछ लिया करो ऐसा। तो अब मैं और राशिद बैठ जाते थे, और हमें जो भी समझ में आता था हम वो गाते थे और बजाते थे चर्च में बैठ के। तो बड़ा वो हम दोनों की दोस्ती हो गई बहुत अच्छी, और वो वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद कॉलेज आते ही मैंने एक प्रॉपर क्लासिकल घराने के एक बहुत बड़े उस्ताद के पास में सीखने के लिए चला गया, और फिर वो मेरा प्रॉपर म्यूज़िक की लर्निंग शुरू हो गई। आपने किस स्टेज पे डिसाइड किया कि मैं सिंगर बनूंगा, और जहन में क्या चल रहा था? मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी में भी अजीब सा सवाल लगे, मैं सोच रही थी, बिकॉज देखें सिंगिंग इज़ अ रिस्की, सिंगर होना ना एक रिस्की करियर है जी। वो डॉक्टर को पता है यार जॉब मिल जाएगी, MBA भी कर लो तो कहीं ना कुछ हो जाएगा, तो एक आपका फ्यूचर सिक्योर है। स्पेशली फॉर अ मैन, यू नो, लड़कियां तो फिर भी आप कहते हैं कि जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ इस तरह सोचा जाता है, बट मर्द को तो है कि नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, कल तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी चीज़ों की। तो जहन में क्या चल रहा था कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊंगा तो मुझे ये करना चाहिए, तो मैं तो पैसे कमाऊंगा ही कमाऊंगा, या ये था कि नहीं यार ये मेरा शौक़ है और मुझे इसको फॉलो करना है, पैसा हो या नहीं हो? नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ना बस इसको फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, या मैं तो कुछ बन के ही दिखाऊंगा। ऐसा नहीं था, मैं चाहता था ये। वैसे मैं सोची थी ये आंसर आएगा, नहीं सोच में ये नहीं थी। तो मेरी ये कोई वो नहीं थी कि ऐसा होगा, ख्वाहिश थी कैसा हो कि हो जाए कुछ म्यूज़िक में मौका मिल जाए या कोई ऐसी चीज़, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल वो हरफ़े आखिर के तौर पे कभी नहीं समझा था। इसीलिए मैं अपनी डिग्रियों को कंप्लीट कर रहा था। मुझे ये था कि अगर मुझे कहीं अच्छी जॉब भी मिल जाती है तो ये अच्छी बात है, खूबसूरत बात है, मैं सुकून से करूँगा, और साथ साथ सिंगिंग भी कंटिन्यू, और साथ मेरा शौक़ है, तो मैं इसको तो हमेशा ज़िंदगी भर अब मेरे अंदर है वो चीज़। सो बैकअप प्लान था आपके पास? बैकअप सोच के नहीं था, बस सब नॉर्मली चल रहा था। इन द सेंस कि आपने वो जंप नहीं लगाई, आपने कहा नहीं दिस के साथ साथ कुछ और भी मेरा बैकअप मेरा होना चाहिए। हम कहते तो हैं पैशन के लिए सब कुछ करो, लेकिन मुझे लगता है अगर इस तरह की थोड़ी सी गाइडेंस हम अपने यूथ को दे दें तो बड़ी अच्छी बात है। एंड आई थिंक दिस इज सच अ ग्रेट थिंग दैट यू सेड कि आप अपने शौक़ को परस्यू कर रहे थे, लेकिन आपने साथ साथ एजुकेशन नहीं छोड़ी, और आपने सोचा कि यार कहीं से फ्यूचर तो मेरा एक थोड़ा सा सिक्योर हो, साथ में अपने शौक़ को भी गिव अप नहीं करना। क्योंकि देखिए मेरे वालिदैन ने अगर मुझ पे ये ट्रस्ट किया है कि उन्होंने मेरी मर्ज़ी से मुझे करने दिया है, तो मेरे पे भी ये फ़र्ज़ है ना मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे कहीं तो पूरा उतरूँ। सही बात है। तो मैंने इसलिए उनकी उस ख्वाहिश को भी सिक्योर किया डिग्री पूरी करके, या अपने जहन को इस हवाले से तैयार रख के कि अगर नौकरी करनी कहीं म्यूज़िक का नहीं होता तो मेरे माँ बाप तो खुश है ना यार कि ये एक अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, इसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है यार वो। और एक और सिनारियो ये भी हो सकता था, अब तो आप माशाल्लाह से आप सिर्फ वो कर रहे हैं जो आपको जिस चीज़ का शौक़ है, लेकिन
अगर कोई ये नहीं कर सके तो मिडिल ग्राउंड में अपना काम और अपना बिल्कुल, शौक दोनों कर बिल्कुल। सकता है। और ये इसलिए भी मैं आपने किया है तो मैं इस बात को हाईलाइट इसलिए भी करना चाहती हूँ कि आपने ये किया तो आज आप कामयाब हैं ज़ीशान। सो आप ये कहानी शेयर कर रहे हैं। अगर आप कामयाब अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता नहीं होते तो फिर आप ये कहानी नहीं शेयर कर सकते और फिर वही होता है यार नहीं कमा सकेगा, यू नो जो होता है ना कि नहीं ये ज़िंदगी में कुछ कर नहीं, वो फिर स्टिग्मा अटैच हो जाता है। तो क्योंकि आपने ये एक समझदारी से चीज़ की तो वो बहुत से नए लोगों के लिए मुझे लगता है राह खुली है, उससे कॉन्फिडेंस आएगा आपको देख के और लोगों को कि अच्छा इन्होंने पढ़ाई के साथ ये किया। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये बातें करना, ये चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी है ताकि गाइडेंस हम दे सकें। सो फिर तब सोच लिया था कि मैं सिंगर बनूँगा, ये करना है आपने, और फिर शोज़ वगैरह आपको ऑफ़र हो रहे थे? जी, आफ्टर नेस्कैफ़े बेसमेंट मुझे पैसे मिलने लगे थे शोज़ के, क्योंकि इससे पहले मैंने ज़िंदगी में एक्सपोजर के नाम पे या शौक से बेशुमार शोज़ में परफॉर्म किया। यानी उस एज में पैसे नहीं मिलते थे, जिसमें पैसे नहीं मिलते थे। ओके, तो वो कॉलेज के शोज़ वगैरह होते थे? कॉलेज के तो होते ही थे, वो तो मेरी जिम्मेदारी इसलिए भी थी कि मैं म्यूज़िक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, तो उसके जितने कॉन्सर्ट्स होंगे और सारा तो वो मुझे बहरहाल वहाँ पर परफॉर्म करना होता था। उसमें मैंने आतिफ असलम साहब को बेशुमार दफ़ा ओपन किया हुआ है। यानी हमारे जो सालाना कॉन्सर्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस कॉलेज के होते हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे लंबी सीरीज़ होती है, 1 महीने तक कॉन्टिन्यूसली कॉन्सर्ट्स चलते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत है स्टूडेंट्स की। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो बड़ा मज़े का कॉलेज लग रहा है। तो क्या है कि उसमें पूरा 1 महीना शोज़ चलते हैं पूरे पंजाब में। सो आर्टिस्ट ट्रैवल कर रहा होता है, पहले उसने लाहौर के सारे कैंपसेस के लिए परफॉर्म किया, अब वो काड़ा के लिए, अब वो साहिवाल के लिए, अब वो इस्लामाबाद के लिए, पिंडी के लिए। ये भी होता है? ये भी होता है ना। ओके। तो अब वो हमारी एज अ स्टूडेंट जो कि अब म्यूज़िक सोसाइटी को हैंडल कर रहे हैं, तो ये हमारी उस फ़राइज़ में से शामिल होता था कि हमने जो भी आर्टिस्ट बड़ा आ रहा है परफॉर्म करने, जैसे आतिफ असलम साहब के बहुत सारे शोज़ हमने ओपन किए, हमने सज्जाद अली साहब के बहुत सारे शोज़ ओपन किए, बिलाल सईद के हमने बहुत सारे शोज़ ओपन किए, और बहुत सारे आर्टिस्ट। तो पहली बार आतिफ असलम से मिले तो क्या दिल में फीलिंग्स थी? देखिए, मुझे उनको तो बिल्कुल याद नहीं होगा, जाहिर है कैसे याद होगा। तो मुझे याद है कि हम लोग रॉयल पाम एक जगह है लाहौर में, उसमें ओपन एयर में सेट लगा हुआ था कॉन्सर्ट का, और हमने सबसे पहले परफॉर्म करना होता था कि भाई ऑडियंस को गैदर करने के लिए और ये बताने के लिए कि शुरू हो गए, ताकि फिर आर्टिस्ट जो मेन आया हुआ है बड़ा वो परफॉर्म कर सके आगे। तो हम लोग बैक स्टेज पे थे और फुल एक्साइटेड, हमारे लिए वो बड़ी बात होती थी कि भाई आज हम कॉन्सर्ट में गा रहे हैं और अपने वो भी आतिफ असलम आ रहे हैं, वो भी आतिफ असलम भी इसी स्टेज पे भी गाएंगे और हमें मौका मिला है इस स्टेज पे गाने का। और दूसरा ये कि वो जो ऑडियंस है वो भी हमारे कॉलेज की है। वो बड़ा आर्टिस्ट तो परफॉर्म करके चला जाएगा, लेकिन ये हमें डेली देखेंगे कॉलेज में, सही है। तो हम यहीं पर हैं वो सारी दाद रिसीव करने के लिए। सही बात तो बड़े एक्साइटेड होते थे। तो ऐसे में एक गाड़ी रुकी आके और बाउंसर्स, और वो तो आतिफ साहब निकले उसमें से, और वो आए तो हमारे जो हेड टीचर होते थे जो सारी मैनेजमेंट कर रहे होते थे, वो उनको उनका जो ग्रीन रूम पीछे बना था वहाँ ले गए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर मैं उनसे अगर एक पिक्चर मेरी उनके साथ हो जाए, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो मुझे ले गए, क्योंकि मुझे जानते थे कि यार ये बच्चा हमारा कॉलेज का। तो मैं गया, मैंने कहा सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और ये तो उनको डेली बेसिस पे हज़ारों लोगों से सुनने को मिलता है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा सर आपके साथ पिक्चर अगर हो जाए, तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने मेरे यहाँ हाथ रखा और मैं उस वक्त हवा में था कि मतलब एक इंसान से आप मुतासर हैं, आप उसको इमेजिन करके अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं ज़िंदगी की। तो वो पिक्चर है अभी भी मेरे पास। तो मैंने वो पिक्चर ली और वो बड़े अच्छे नाइसली मुझसे पेश आए। तो फिर हम गए, हमने शो परफॉर्म किया, और हम करते ये थे कि हम ओपन करने के बाद वहीं साइड पे खड़े होकर, क्योंकि हम उन आर्टिस्टों से बहुत मुतासर थे, हम उनकी पूरी परफॉर्मेंस देखते थे। हमारे लिए बड़ी बात होती थी कि हमने उस जगह खड़े होकर सुना है कि जहाँ पर सबसे बेस्ट सुना जा सकता है उस आर्टिस्ट को, और हम उस स्टेज से अभी आए हैं जहाँ वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वाला प्रोसेस बड़ा। तो ये बताएं, वो मतलब काफ़ी माशाल्लाह से फेमस होंगे आप कॉलेज में, और लड़कियां भी इधर उधर मुस्कुरा के देख रही होंगी उनकी, तो क्या कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है तब का, या वो कैसे चीज़ को हैंडल कर रहे थे कि कॉलेज के लेवल पे एक मशहूरी हो रही थी, लोग जानते थे और पहचानते थे, और फरमाइशें आती होंगी ये सुना दो वो सुना दो,
और कुछ कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी सुना है कि हाँ अच्छी अच्छी लड़की है जरा? इसका बहुत अच्छा जवाब है इस सवाल का। बोरिंग जवाब नहीं दीजिएगा, नहीं मुझे बोरिंग कहानी नहीं है, सुननी है। बोरिंग नहीं है। मैंने आपको बताया कि अभी मैं नया ही गया था कि ये सोसाइटी जो है ये तरतीब हुई तो ये बनने लगी सोसाइटी, और हम पे एक जिम्मेदारी सी आ गई कि अब हमने शोज़, अब जो भी एक्टिविटी इससे रिलेटेड होगी वो हमारी जिम्मेदारी कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम स्टेज को संभालेंगे, गेस्ट आ रहे हैं, परफॉर्मेंसेस सब कुछ हम देखेंगे। तो एक इसी तरह का इनिशियल टाइम में ही एक शो हो रहा था इकबाल डे के हवाले से, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े शायर आ रहे थे बात करने के लिए, और वो बड़ा एक, और उसके एंड पे हमें परफॉर्म करना होता था कि भाई कोई एक्टिविटी हो रही है तो एंड पे एक छोटी सी म्यूज़िक परफॉर्मेंस रखी हुई होती थी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, तो वो हमें परफॉर्म करनी होती थी। तो अब वहाँ पर स्टूडेंट्स आते थे मुख्तलिफ कैंपसेस से, और वो इवेंट्स ऐसे होते थे जहाँ पर लड़कियाँ मौजूद होती थी, वरना वो कॉलेज वहाँ कोई एजुकेशन नहीं है। लड़कों के कैंपसेस अलग हैं, लड़कियों के अलग हैं, लेकिन हैं आसपास ही कहीं उसी एरिया में। तो वो जब कोई इवेंट होता था तो तब ख़वातीन भी आती थी, और हम लोग वहाँ पे क्योंकि ऑर्गेनाइज कर रहे होते थे सारा, और ऑडियंस भी मिक्स्ड होती थी। तो वहाँ पर मैं साउंड चेक कर रहा था ताकि एंड पे जब परफॉर्म करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वहाँ पर जो अब मेरी वाइफ हैं जो कि सामने बैठी हैं, वो ऑडियंस में आई हुई थी। लेकिन तब तो आपको नहीं पता होगा ना? मुझे नहीं पता था। इंटरेस्टिंग ये ऐसे होता है कि मैं आपको अब पूरी वो मुझे बतानी पड़ेगी कहानी। लेकिन रुके, अभी उस कहानी पे हम आते हैं। रुके, मैं बताती हूँ। ये कहानी आप मुझे जरूर सुनाएं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन इससे पहले भी तो आप जाने पहचाने जाते होंगे, आप कहें कभी किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपने ऐसी थोड़ा सा गुनगुना नहीं दिया, सुन तो रही? नहीं, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मुझे तो अपने म्यूजिक की वजह से हमेशा ताने मिले हैं क्योंकि मैं उस जनरेशन के गाने गाता ही नहीं था। फरमाइशें तो जब कोई करेगा, वो नेगेटिव हो गया आपके लिए? मेरे लिए ये होता था कि जो गाने मैं उस वक्त चूज करता था गाने के लिए वो टू सीरियस थे। उस ऑडियंस को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थी, मैं गजलें गाता था। जो जिनको ऐसा कुछ समझ आती कोई भी नहीं मिलती? नहीं, मुझे तो कोई ऐसी नहीं। फिर क्या हुआ? उन्होंने उस वक्त आपको गुनगुनाते हुए सुन लिया? तो मैं गा रहा था वो एक पंजाबी गाना, तो वो साउंड चेक के लिए। तो इस दौरान ऑडियंस जो मुख्तलिफ कैंपसेस से आई हुई है वो उनको बताया जा रहा था कि आपकी सीटें ये हैं, आपने यहाँ बैठना है, आपकी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तो वहाँ पर इर्जा ने मुझे सुना और उन्होंने कोशिश की जाके नहीं सॉरी, फिर उसके बाद हमने एक ऑडिशन अनाउंस किया डिबेट्स के लिए। तो उसमें वो, क्योंकि वो डिबेटर थी, तो वो आई वहाँ पर ऑडिशन देने। तो वहाँ मैं बैठा हुआ था जो लोग ऑडिशन ले रहे थे उनमें। तो उन्होंने मुझे देखा, तो वो इस चक्कर में कि वो मुझे पहचान गई कि ये तो वही लड़का है जिसको मैंने वहाँ गाते हुए सुना था, तो वो अपनी तकरीर भूल गई। तो हम उन्हें कह रहे हैं कि आप करें तकरीर ताकि हम आपको मतलब नंबर या डिसाइड करें। तो वो खैर वो बगैर तकरीर किए। लेकिन आपको उस वक्त नहीं पता था कि उन्होंने आपको देखा है और आपकी वजह से वो अपनी तकरीर ही भूल गई? और मुझे बिल्कुल नहीं पता। आप बस, अच्छा, आपने वैसे उनको नोट कर लिया था उस वक्त कि आपने ज़्यादा नोट भी नहीं किया उस वक्त उनको? नहीं, मैंने बस मतलब यहाँ तक कि यार एक स्टूडेंट है जो डिबेट करने आई और समहाउ वो स्टूडेंट बेचारी आपके पीछे तकरीर भूल गई थी। मेरे पीछे नहीं, मैंने कहा कोई इशू हो गया होगा। तो बाहर नहीं, मैं वैसे बोल रही हूँ कि वो तकरीर आपके पीछे भूल गई थी। तो वो उसके बाद ये हुआ कि फिर हमारी फेसबुक पे बातचीत हुई। तो आपसे कनेक्ट कर लिया था ये वो वाली स्टूडेंट? वो उन्होंने किया, उन्होंने बताया? हाँ, उन्होंने बताया कि मैं वही लड़की हूँ जो तकरीर करने आई थी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं, मुझे मतलब कैसे पता कि आप वही हैं। बहरहाल हमारी बातचीत होती रही, वहाँ से हमारी फ़ोन पे बात होना शुरू हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गए। और ये सारी कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि ये बहुत अर्ली टाइम था कॉलेज का जब हम मिल गए थे। तो उसके बाद कोई ऐसा मामला और कोई था ही नहीं कि लड़कियों को मुतासर करना या मुतासर करने की ख्वाहिश होती थी तो वो इसी को करने की होती थी। तो उनके डर की वजह से नहीं करते थे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो रीज़न ये था कि मैं जो कंटेंट वहाँ चूज़ करता था गाने के लिए वो उस ऑडियंस का कंटेंट था ही नहीं। यानी ये पता नहीं क्या ये नेगेटिव चीज़ थी, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव साबित हुई कि मेरी सारी ट्रेनिंग वही करने में हुई जो मैं एट द एंड ऑफ द डे करना चाहता। तो कभी लोग फिर आपके ऊपर करते नहीं, रिएक्ट नहीं करते थे कि क्यों गा रहे हैं आप? हाँ, करते थे ना। करते थे। मेरे जो दोस्त थे, जो फेलोज थे, जो उसी सोसाइटी में थे मेरे साथ, वो और मेरे टीचर्स, वो कहते थे यार तुम्हारी चॉइस की समझ नहीं आती,
भाई बंदा पूछे अब गुलों में रंग भरे तुम गा रहे हो उधर, तो मैंने कहा सर मेरे पास लॉजिक ये होता था कि यार अगर इकबाल के हवाले से इवेंट हो रहा है तो वहाँ पर आप किसी कम से कम फैज़ अहमद फैज़ को तो गाएंगे। तो मैं उसको लिटरल मीनिंग्स में ले रहा होता था, लेकिन उनके लिए वो जस्ट एक कॉलेज की एक्टिविटी होती थी कि यार तुम जो। लेकिन कभी क्राउड ने तो नहीं रिएक्ट किया कि ये क्या गा रहे हैं, हमें नहीं सुनना, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ फॉर्चुनेटली। क्राउड को तो पसंद आ रहा था। उसमें से जाहिर है किसी को अच्छा भी लगता होगा, किसी को तो होते तो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ही थे, तो वो इतने एक्सप्रेसिव होते भी नहीं थे कि वो आपके पास आके बताएं कि भाई अच्छा था बुरा था। उनको यही काफ़ी होता था कि कॉलेज में एक एक्टिविटी है जहाँ आज हमें पढ़ाई से थोड़ी देर ब्रेक मिलेगी तो हम ज़रा जाके चिल करेंगे। तो वो जो भी वहाँ होता था वो बस उनके लिए ठीक होता था। लेकिन कुछ इस तरह से यानी जैसे आपने कहा कि आप लोग आतिफ असलम के कॉन्सर्ट्स होते थे तो आप ओपन करते थे, तो ये जनरली प्रैक्टिस होती है कि जब कोई कॉन्सर्ट शुरू में हम जो सिंगर्स इतने नोन नहीं हैं या जब भी स्टार्ट किया उनको ये अच्छी प्रैक्टिस आपको लगता है, या कि उसकी वजह से जो बाद में सिंगर्स आ रहे हैं वो थोड़े ज़रा सा उनका नखरा भी हो जाता है, हम खुद ऐड कर रहे हैं नखरा ऐसी चीज़ करने से, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है नए बडिंग आर्टिस्ट्स के लिए कि उन नामों की वजह से उन्हें परफॉर्म करने का चांस मिल जाता है? मैं सोच रही थी इस पॉइंट पे कि ये, क्योंकि ये तो है कि फील्ड में हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, कुछ हैं जो बड़े हम्बल भी हैं, कुछ हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि अच्छा शायद थोड़ा बेहतर हो जाए तो अच्छा है, अगर हम ओपनली बात करें तो। एंड आई होप मैं अच्छे तरीके से अपनी बात बिल्कुल मुझे समझ में आ गई विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन। तो क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें होती हैं वो भी बड़ा मैटर करती हैं कि आपकी इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिसेस हैं और किस तरह कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो या म्यूजिशियन हो या सिंगर हो, वो आगे किस तरीके से डेवलप करेगा और वो फिर बाकी नए आने वालों के लिए एक गाइड बनता है। आपको क्या लगता है, आप किस साइड पे हैं इस थॉट प्रोसेस के? देखिए, मैं इस पे अलग अलग राय हो सकती है लोगों की, मैं अपनी बता सकता हूँ क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मुझे उससे क्या हासिल हुआ। मेरी तो लर्निंग हुई, ठीक है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्यारी चीज़ ये सब हुई कि जाहिर है कि जब कोई बड़ा आर्टिस्ट परफॉर्म करने आता था और हम लोग बिल्कुल इनिशियल उसमें होते थे, बेसिक सा हमें बस गिटार लिए हुए थे, जिसे गिटार बजाने का शौक़ है उसने गिटार लिया, बेसिक कॉर्ड सीख लिए हैं, अब हमें स्टेज मिलने लगा है, और तो हमें सीखने का कहाँ मौका मिलता था कि अब जो बंदा बड़ा स्टार आ रहा है वहाँ पे वो सीख चुका हुआ है, उसे पता है कि स्टेज पे चलना कैसे है, मुझे बात कैसे करनी है स्टेज पे ऑडियंस के साथ। तो हम तो उसे, हमारे लिए तो वो सब कुछ एक पूरा वो था ना कि जैसे क्लासरूम है कि उसका बेस गिटारिस्ट कौन सा बेस लाइन उसने रखी हुई है, अब उसका जो लीड गिटारिस्ट नहीं मिलेगा इस चीज़ के बगैर। तो कैसे मैं कहाँ देख के सीखूंगा ये? यहाँ पर कोई ऐसा इदारा तो नहीं है जहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से ये बताया जाए कि एक सिंगर को परफॉर्म कैसे करना चाहिए। सही बात है, ये तो कहीं नहीं सिखाया, ये तो म्यूजिकोलॉजी में भी नहीं सिखाया जा रहा। ठीक है, सही है। तो मेरे लिए तो वो एक वो हो गई ना कि यार मैं देख रहा हूँ कि अच्छा अब आतिफ असलम जो है ना वो एक गाना गाने के बाद जब ब्रेक लेते हैं तो उस दौरान वो क्या करते हैं। अब ये बड़ी बारीक चीज़ें हैं, छोटी छोटी। इट्स वेरी, बिकॉज़ आप मेरा पर्सपेक्टिव शायद चेंज कर रहे हैं सब कह के। तो अब हम लोग देख रहे होते थे उनको कि अच्छा उन्होंने गाना गाया, अब उन्होंने पानी की बोतल पकड़ी, अब उन्होंने पानी पिया, यानी आप पानी पी सकते हैं स्टेज पे ऐसे करके कि वो एक्टिविटी का हिस्सा ही लगे। सही है, ये सारी वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स। एक्चुअली यही है कि आपने स्टेज पर लोगों से बात क्या करनी है, कैसे करनी है, गाना कैसे गाना है। हमें ये देखने को मिला कि अच्छा ये सारा जो बैंड खड़ा हुआ है पीछे, ये कैसे एक दूसरे के साथ इतने सिंक हुए हुए हैं और ये आंखों के इशारों से समझ रहे हैं एक दूसरे की बात। तो ये सारी ऐसी लर्निंग थी ना जो किसी इदारे में है ना किसी उसमें। अब दूसरी बात वो जो आपने बात की वो तो है ही कि भाई जब एक बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है तो आपको ऑडियंस आई हुई है उसको सुनने के लिए। शायद अगर उस वक्त हम ये अनाउंस करते हैं कि जिशान अली परफॉर्म कर रहा है तो 7 लोग आ जाते, 8 आ जाते जो बड़े करीबी दोस्त हैं। अब मुझे 2000-2500 की ऑडियंस मिल रही है उस आर्टिस्ट की वजह से अपनी टैलेंट को शो करने के लिए। अब ये फैसला तो ऑडियंस का है कि वो मुझे कहाँ रेट करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, व्हाट। लेकिन मुझे तो ये मौका मिल गया ना कि भाई 2000 बंदा इकट्ठा है, अब आप अपनी बात कर सकते हैं।
थोड़ा ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इरिटेशन होती है। मैं कह रही हूँ मैं तो किसको सुनने आई हूँ, मुझे इतनी देर क्यों इतने ज़्यादा लोगों को सुनने को मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही होगा तो फिर नए लोगों को कैसे मैं भी ये बात मैं भी सोच रही थी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी इसी उसमें थी, मैं खुद ही बोल के खुद ही जवाब भी इस तरह सोच रही थी कि हाँ, लेकिन हाँ तो थोड़ा सा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ऑडियंस को, आपको बस ये रूम है देना पड़ेगा थोड़ा कि नए लोगों को कैसे मौका मिलेगा। सही कह रहे हैं आप, तो हम रूम देने के लिए तैयार हैं, बस रूम बहुत बड़ा ना किया करें कि वो आधे घंटे की जगह 2 घंटे तो हम पसीने में मर जाएं गर्मी में। बट इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, मुझे बड़ा अच्छा आपने पर्सपेक्टिव दिया है। म्यूज़िक इंडस्ट्री का फ्यूचर है पाकिस्तान में, आपको लगता है? बिल्कुल है okay. जी, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री को कभी भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। जो आज हम ये कहें कि म्यूज़िक इंडस्ट्री को गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे या फलाना तो ही इसका कुछ बेहतर होगा, ये जब से है तब से अपने ओन पे ही है। ट्रू। आर्ट अपने ओन पे ही चल रही है यहाँ पे। लोग इंडिविजुअली या एक एज अ कम्युनिटी जो आर्टिस्ट हैं वो एक दूसरे के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ग्राउंड्स भी बना रहे हैं, क्रेडिट्स भी बना रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी वाज़े सपोर्ट कभी किसी से थी नहीं। तो अगर ये तब से चल रही है तो मेरा ख्याल है ये आगे भी चलती रहेगी। अब बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हो गई हैं कि अब ज़रा ना प्लेग्राउंड इक्वल मिल गया सबको। पहले क्या होता था कि आपको अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको पीटीवी के दरवाजे पर खड़े रहना पड़ता था, या आपका कोई ताल्लुक़ होना चाहिए वहाँ पर, या आप वहाँ खड़े रहें जब कोई रेलेवेंट बंदा गुजरेगा तो आप उसे बताएं मैं ये हूँ, मुझे मौका चाहिए। तो वहाँ बड़े लिमिटेड से लोगों को मौके मिलते थे। अब तो सबके लिए सब कुछ इक्वल है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। बनाएं और आप ऑडियंस को फैसला करने दें विदाउट एनी, मतलब मैं खुद इसकी जीती जागती मिसाल हूँ। मैंने आज तक, मुझे यकीन करें, ये नहीं पता कि बूस्ट और स्पॉन्सर और ये पेड जो होता है वो कैसे करते हैं, मुझे आता ही नहीं। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब मेरी चीज़ों पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, तो वो कहाँ से? वो सारे ऑर्गेनिक हैं। मुझे किसी ने इंडोर्स नहीं किया कि यार इसको जाके आप व्यू दें, खुद ब खुद। और मैं ऐसे और भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। बल्कि सबसे खूबसूरत बात मैं यहाँ पर ये शेयर करना चाहूँगा कि आतिफ साहब का इतना हमने जिक्र किया, अभी रिसेंटली ये हुआ कि तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले मेरी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे उनका कमेंट आया। ओह वाओ, माशाल्लाह। जो कि मेरे लिए आप समझ सकती हैं क्या था। यानी आपने सारी ज़िंदगी एक इंसान से, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से जो भी लिखा ना, वो ब्रांड, वो ऐसा नहीं था नाइस ऐसा, उसमें पता चल रहा था कि किसी ने वाकई दिल से कुछ जुमला लिखा है, टाइम निकाल के ना, और सुना है मुझे पहले। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मैंने, जहाँ तक मैं उन्हें जब से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने ख़ास तौर पे उनका कभी किसी की पोस्ट पे कमेंट नहीं देखा कि, क्योंकि वो सोशल मीडिया को उस तरह से नहीं करते, यूज़ नहीं शायद करते। तो मेरे लिए वो कमेंट बहुत बड़ी वैलिडेशन और बड़ी ऑनर की वो बात है। तो अब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इसलिए बेटर चांसेस हैं। अब वो लोग भी सामने आ सकते हैं जो पहले नहीं आ सकते थे, क्योंकि अब इंटरनेट की सहूलत सबके पास है, ऐसे स्मार्टफोन्स हैं, ऐसी चीज़ें आम हो गई हैं जो पहले बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करनी पड़ती थी रिकॉर्डिंग के लिए, और ये माइक्स अवेलेबल नहीं थे, प्रोडक्शन का किसी को आइडिया नहीं था। तो अब बहुत आसान भी हो गया और इक्वल प्लेग्राउंड भी है। चैलेंजेस क्या हैं म्यूजिशियंस के लिए? 1-2 चीज़ें जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करती हैं या आप कहते हैं कि वो इम्प्रूव हो सकती हैं। जैसे एक दफ़ा मैंने सुना, आप कह रहे थे कि एक म्यूजिशियन जाके बैंक अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता है। मैं बड़ी हैरान थी ये बात सुन के, मुझे नहीं मालूम थी। एक्सेप्टेंस का मसला है ना ये, कि हमने, क्योंकि हमने म्यूज़िक को ही एक्सेप्ट नहीं किया तो हम म्यूजिशियन को कैसे कर लेंगे, ये है मसला। कि हमने म्यूज़िक को पूरी तरह से कब एक्सेप्ट किया है हमारे यहाँ पे। थोड़ा सा मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात है कि हम तमाम लोगों के घरों पे जब कोई एक्टिविटी होती है ना, तो हम म्यूज़िक को कंज्यूम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये डिस्कस करना शुरू करते हैं कि ये ठीक है या गलत, तो हमेशा ये क्यों कहते हैं कि ये गलत है। हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट 3 इवेंट्स में, शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी, शादी के जितने इवेंट्स होते हैं, उसमें आप खुद सोच के देखें कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर म्यूज़िक कंज्यूम नहीं होता। यानी आप स्पेशल तरीन दिन के अंदर, जो स्पेशल तरीन आपका ज़िंदगी का वक्त है, उसमें आप एक आर्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आप उसको ठीक मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
तो हम लोग अभी तक एक्सेप्टेंस के मसलों में है कि हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ उस आर्ट को ही, तो आर्टिस्ट को कैसे एक्सेप्टेंस मिलेगी। इसी तरह बैंक अकाउंट्स हैं कि आर्टिस्ट, अब एक दो बैंक्स ने ये सिलसिला शुरू कर दिया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब 2015 में मुझे 1 लाख रुपए कहीं से इनाम मिले। एक जगह पे मैंने कुछ परफॉर्म किया, वो एक कंपटीशन था कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल का, तो मुझे 1 लाख रुपए का वो इनाम था जो मुझे फर्स्ट पोजीशन पे मिला। तो अब मुझे अकाउंट खुलवाना था। उस वक्त तो स्टूडेंट का भी नहीं खोल रहे थे, तो जब मैं खुलवाने गया, क्योंकि वो चेक था, तो अब वो मुझे कैश तो करवाना था और मेरे नाम का था, तो अब मुझे अपना अकाउंट चाहिए था। तो तब तक मेरा अकाउंट नहीं था, कभी खुलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी या ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो मैंने कहा यार मैं स्टूडेंट हूँ, तो अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरा क्या सोर्स ऑफ इनकम होगा? तो एक स्टूडेंट का अकाउंट। तो उन्होंने कहा नहीं, स्टूडेंट का अकाउंट नहीं, आप कहीं से जॉब का लेटर लेके आएँ। और उसके बाद फिर जब नेस्कैफ़े आ गया, तो अब तो मैं एक आर्टिस्ट था, अब तो मेरे पास पैसे आ रहे थे, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए वैलिड नहीं था। आर्टिस्ट का कोई वो नहीं है, कंफर्म थोड़ी है कि सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, तो वो नहीं खोल रहे थे। तो ये वाले मसले हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि, लेकिन उससे खुद ही उसको लड़ना है आर्टिस्ट को, उसे खुद ही फिगर आउट करना है कि यार अब इसका हल क्या निकलेगा। So म्यूजिशियंस खुद यूनाइटेड होके क्या कर सकते हैं? म्यूजिशियन यूनाइटेड हो नहीं सकते। नहीं हो सकते, क्यों? ये क्लैन्स हैं अलग अलग किस्म के। देखिए आर्टिस्ट वैसे ही जो होता है ना, कुदरती तौर पे वो सिस्टम को कम ही आर्टिस्ट हैं जो वो मानते हैं। दुनिया में कम ही आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सिस्टम का हिस्सा भी हैं और वो आर्ट भी अपनी कर रहे हैं। तो वो पहली तो बात ये है कि म्यूजिशियन यूनाइटेड होना ही नहीं चाहते कोई भी, तो पता नहीं डिफरेंट मसाइल हैं सबके। सो अगर मैं आपको यहाँ रोक के बोलूँ तो अगर वो चलिए पहले आपने बात कंप्लीट करें। तो दूसरी बात ये है कि यूनाइटेड हो भी जाएं, मतलब आप कह रही हैं कि वो सब मिल के अपना कोई मुतालबा रखें कि यार ये देखो ये बैंक्स वाला मसला तो फौरी तौर पे हल करो ना। ऐसे लोग हैं जो फैसले ले सकते हैं, उनके लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट है। हाँ, लेकिन आतिफ असलम तो लीस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। आबदा परवीन तो लीस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल मुझे लगता है सजाद अली, हदीका कियानी भी लीस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं है। सो इस पॉइंट से फिर मुझे ये होता है कि हम, एंड सॉरी, इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग, नॉट ट्राइंग कि हम ब्लेम करें या कुछ, बट मुझे लगता है अगर हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस करें तो शायद कुछ किसी के जहन में कोई ख्याल आए। तो फिर हम किसी को ब्लेम कैसे कर सकते हैं अगर हम खुद ही यूनाइटेड होकर कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं? अगर हम खुद अपने हक के लिए बात उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर हम कैसे शिकवा कर सकते हैं या कैसे हम सोच सकते हैं कि ये जो चीज़ जिसे हम जीते हैं, पैशन है ना ये इन सब लोगों का, आपका, इन सब का, वो आगे भी इसी तरह चलती जाएगी। बस ये एक ये मुझे ख्याल आता है कि इस तरह करके, क्योंकि ये अभी तो आ गई ये बहुत, ठीक है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अब अगले 10 साल में जो आपने सीखा, 10 साल बाद कौन सिखाने वाला होगा? जो 10 साल बाद कोई आर्टिस्ट बनना चाहेगा, उसको कोई मिलेगा यूट्यूब के अलावा सिखाने वाला? तो इसलिए बस ये था कि अगर आर्टिस्ट कम्युनिटी खुद यूनाइटेड होके कुछ करे तो शायद। देखिए मैं कुछ लोगों को ऐसों को मेंशन करना चाहूँगा जो बात करते हैं। सजाद अली साहब बहुत मेंशन करते हैं, बहुत सारी, हालांकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये। बस ये एक ऐसा है कि अगर आप करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई गिला नहीं है किसी से, क्योंकि आपने थोड़ी ना ये जिम्मेदारी ली हुई है कि हम सिस्टम को ठीक करेंगे। आप आर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप, ये काफ़ी है हमारे लिए। आपने इतना हमारी मेमोरीज, हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार अदा किया आपकी बनाई हुई आर्ट ने, ये काफ़ी है, हमें इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं है। लेकिन अगर आप कर देंगे तो ये अच्छी बात होगी, चलें किसी की हेल्प हो सकती है। ये करने का तो पॉलिटिशियंस का है काम, ठीक है, जो पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो अपनी आर्ट और सकाफत और कल्चर के नाम पे बेच के आते हैं मुल्क को। सही बात है। ओन नहीं करते वापस आके, तो ये जिम्मेदारी उनकी है। आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कंट्रीब्यूट करना इसके अंदर, ठीक है। हमारे हकूक़ हमें फराहम करना तो जिम्मेदारी आर्टिस्ट की नहीं है, वो तो उनकी है जो जिम्मेदार हैं इसके, जिनको हम टैक्स देते हैं, जो हमें जगह जगह जाके मेंशन करके मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल करते हैं अपने पॉलिटिकल। जब बाहर डेलीगेशंस जाते हैं सब कुछ, तो कल्चर, सकाफत, और अभी एक्सपो लगी हुई थी दुबई में, तो क्या जाके आपने वहाँ ये बताया कि हमारे मुल्क में
पॉलिटिशियंस पैदा होते हैं बहुत ज़्यादा, ये पॉइंट आपने लिखे वहाँ पे नहीं, आपने दिखाया हमारे मुल्क में म्यूज़िक कैसा है, हमारे कलर्स कैसे हैं, हमारी सकाफ़त कल्चर, इस चीज़ को बेचा ना आपने वहाँ। तो देखिए अब ये जिम्मेदारी वो साहिब इक़्तिदार जो लोग होते हैं या जो उनकी है, आर्टिस्ट ने अगर आर्ट में कंट्रीब्यूट कर दिया तो ये, उसके बावजूद कुछ जैसे सजाद अली साहब का मैंने कहा, उनके कुछ मैंने LMF हुआ करता था लाहौर में, लाहौर म्यूज़िक फेस्टिवल या लाहौर LMM होता था, लाहौर म्यूज़िक मीट, उसमें उनके सेशंस सजाद अली साहब के वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि ये मसले हैं और जो भी कंसर्न्ड इदारे हैं या लोग हैं उनको इसको देखना चाहिए। अली अज़मत साहब को मैंने देखा है अक्सर इंटरव्यूज़ में, वो बहुत बात करते हैं इस पर कि हाँ कुछ सीधा नहीं है और ये करना इन लोगों ने है। और भी बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं जो नहीं करते, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मे बी कि उनको ये मसला पेश भी ना आया हो, सही है, मे बी कि अभी तक ये बात उन तक पहुंची ही ना हो कि ये प्रॉब्लम भी है। सही कह रहे हैं। तो अगर पहुंच भी जाती है तब भी ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी नज़र में इनफरादी तौर पे मैं ये समझता हूँ उनकी जिम्मेदारी थी आर्ट में कंट्रीब्यूट करना, भरपूर किया उन्होंने, उनकी मेहरबानी इसी पे कि उन्होंने भी तो कोई हालात फेस किए होंगे, उसके बावजूद वो इतना कंट्रीब्यूट कर गए, तो उनका शुक्रिया हमेशा के लिए। तो बाकी जो लोग बात कर रहे हैं वो थोड़े से उनके मज़ीद क्रेडिट्स हैं कि चलें वो दूसरों के लिए बात भी कर रहे हैं, तो दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक है, सही। मुझे ऐसा लगता है, एंड ये सोचती हूँ मैं, 100% श्योर नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में, मेरा भी थिंकिंग प्रोसेस चलता है कि जब हम डेफिनेटली एक ख़ास इदारा है, एक है जिनका ये फ़र्ज़ है कि करें, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो जो हम लोग हैं जिस इंडस्ट्री जिस जगह से भी, और हमें लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं सी तो फिर शायद कुछ खुद मिल के कुछ वो करके स्टार्ट कर दें मुहिम, ये नहीं कि करें बट कुछ मुहिम स्टार्ट कर दें। और क्योंकि हम में से कुछ तो इस पोजीशन पे हैं जो कुछ करवा सकते हैं या आवाज़ इतनी ऊंची उठा सकते हैं कि उस आवाज़ से कुछ इफेक्ट हो, कम से कम उन्हें पता तो चले कि ये मसला भी है। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि टैलेंट आगे लाने के लिए, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री, क्योंकि अगर नंबर्स इतने बड़े हो जाएं तो फिर कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन अगर नंबर्स कम रहते हैं तो फिर शायद अटेंशन थोड़ी इधर उधर हो जाती है। आज ड्रामा इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान की इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, बिल्कुल राइट, स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसमें ना सिर्फ टैलेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट और उसमें रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा है, उस नंबर्स बहुत बड़े हैं। सो इसी से सोच के अगर किसी को मेरी बात ये समझ बड़ी आ जाए तो ये आइडल चीज़ होगी कि अगर कोई, क्योंकि ये जिम्मेदारी आती है ना फॉर सर्वाइवल ऑफ व्हाट यू लव। बिल्कुल। और उसी में मैं सोचती हूँ कि ये जो आपने चूज़ किया है क्लासिकल, इस जॉनरा को जो आजकल का पॉप म्यूज़िक नहीं है, मैं सही कह रही हूँ? क्लासिकल नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप गज़ल कह सकते हैं, थोड़ा सीरियस कंटेंट कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी थैंक यू फॉर सेइंग दैट। मैंने अपनी तरफ से ज़रा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होके क्लासिकल बोला, मैं भी गज़ल ही कहना चाह रही थी, मैंने कहा हमें ऊपर से खेलो। तो आपने तो उस्ताद से सीख लिया, अब हैं इतने लोग इस फील्ड में कि आज से 10 साल बाद अगर कोई सीखना चाहे तो उसके पास होंगे ये उस्ताद उनको सिखाने के लिए? बिल्कुल होंगे, फिजिकली भी होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब किसी उस्ताद के पास जाते हैं तो प्रोसेस ये होता है कि वो हमारे सामने बैठ के एक चीज़ गाते हैं और हमें कहते हैं कि ये इसको फ़लाँ राग कहते हैं या ये फ़लाँ स्केल है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हम उन्हें सुन के सीखते हैं, फिर खुद करने की कोशिश करते हैं, गाने की या बजाने की। तो यूट्यूब पे भी वो सारा कुछ अवेलेबल है। तो फिज़िकली तो रहेंगे ही अवेलेबल, बट अब ये जो यूट्यूब और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनके ज़रिए भी सीख सकते हैं, और वो आप अगर सीखना चाहते हैं तो वो काफ़ी है जहाँ से आप सीख सकते हैं। चलिए, आई एम ग्लैड टू हियर दैट, बिकॉज मैं तो कभी मुझे बड़ा ही फ्यूचर डूम लगता है, मैं कहती हूँ अच्छा क्या होगा, कैसे होगा, बट आपकी बात सुन के उम्मीद आ रही है। अच्छा, 100 से ज़्यादा सिमें तोड़ी थी आपकी वाइफ ने? सॉरी, 100 से ज़्यादा सिम्स तोड़ी है ना उन्होंने, आपकी वाइफ ने? क्या किया था आपने, ऐसा क्या करते रहते थे? नहीं होता कुछ नहीं था, मसला ये होता था कि क्योंकि तो कसूर उनका है, फिर आपका नहीं है सिम तोड़ने? नहीं, किसी का भी नहीं होता था, वो सिर्फ हम उस वक्त बच्चे थे, मतलब बच्चे, हम कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, तो हमारी लड़ाइयाँ भी छोटी छोटी बातों पे होती थी। मिसाल के तौर पे कि मैं कॉल कर रही थी, तुमने पिक क्यों नहीं की? ओके, तो रेलेवेंट है, आज भी यही होता होगा। तो बस ये काफ़ी होता था फड्डा करने के लिए। ओके, उसके बाद मतलब मैंने ऐसे ही हमने कोई प्लान किया कि यार हम कहीं खाने पे जाएंगे या हम कहीं बैठते हैं, तो मैंने ये भी बताया कि उस वक्त मैं
कितनी सारी चीज़ों में होता था ना कि वो सोसाइटी बन चुकी थी और वो सारा, तो अब वो कोई ना कोई काम आ गया, तो अब मैंने कहा कि यार वो तो कल तो अब ये है तो इस पे हम हो गए। और कोई ऐसे हमारे को फड्डे लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, बस वो ये होता था स्टूडेंट थे जो अकल के मुताबिक बात समझ आती थी उस पर हमारे ये वाली लड़ाई झगड़ा हो जाता था। लेकिन वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता था सिम टूटने पे कि वो 100 सिम्स नहीं, मैंने एक मतलब ऐसे ही अंदाजे से कहा, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, इससे ज़्यादा थी? गिनी नहीं थी बट काफ़ी थी वो, इतनी थी कि अब जब हम उस फ्रेंचाइज में डुप्लीकेट सिम लेने जाते थे ना तो वो हमें पहचानते थे कि जब हम एंटर होते थे वहाँ से उसके दरवाजे से, तो वो सिम उतनी देर तक वो रेडी कर देते थे कि हम उनको पता था ये सिम लेने के लिए। तो बस ये एक दिखाने का तरीका था कि कितना बुरा लगा सिम तोड़ने का मतलब। तो प्रपोज कैसे किया था? मैंने हमारी तकरीबन 1-1.5 हफ्ता बात हुई फ़ोन पे। ठीक है। और हम एक दफ़ा मिले कैसे कि मैं इनको देखने के लिए गया इनके कैंपस के बाहर, लड़कियों के कैंपस के बाहर। तो ये आई अपने छुट्टी का टाइम था वो कॉलेज से, तो मैंने कहा आप कहाँ हैं? इन्होंने कहा मैंने पिंक बैग पहना हुआ है। तो मैंने ऐसे करके देखा तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लड़कियाँ नज़र आई उन सब ने पिंक बैग पहने हुए थे। तो मैंने कहा यार ये तो काफ़ी नहीं है निशानी, पिंक बैग। तो फिर इसने कहा मैं अपनी दोस्त, मेरे साथ मेरी 2 दोस्तें हैं। तो मैंने फिर देखा तो वो सब ग्रुप्स में ही थी लड़कियाँ। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे मुझे पता चल सकता है। तो फिर ये चलती भी खैर आई, तो वहाँ मैंने इनको देखा। फिर 1-2 दफ़ा हम उस वक्त शीशा कैफ़ेज़ हुआ करते थे ओपनली, तो हम लोग वहाँ पे मिले, बैठे, तो बातचीत हुई। और उसके बाद मैंने इनको फ़ोन पे मैंने इन्हें कहा कि ये है चक्कर के मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ जब भी टाइम आएगा तब, अभी नहीं, बट ऐसा है। तो वो बस कुछ दिनों में वो प्रोसेस पूरा हुआ कि ये मान गई। और उसके बाद तीसरी चौथी मुलाकात थी तो मैंने इनको कहा कि मैं अब आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं अपने घर ले गया इनको, तो अम्मी अब्बू सब बताए बगैर, इनको भी नहीं पता उनको भी नहीं पता। नहीं। तो मैंने कहा कि ये आपकी बहू होंगी, होने वाली बहू है, राइट टाइम पे, अभी पढ़ाई और ये सब कुछ हो जाए, लेकिन मैं आपसे मिलवाने लेके आया हूँ युजा को, मैं इनको पसंद करता हूँ। तो बस उसके बाद से मेरे घर पे सबको ये पता था कि भाई। So it was love at first sight then? हाँ जी। ओके। तो 8 साल माशाल्लाह से आप लोग जी शादी से पहले साथ थे। और ये अभी सिम वाली बात भी जो मैंने की वो तो मजाक में, मैंने मुझे स्टोरी सुनी हुई थी मैंने, तो मैंने कहा ये अच्छी स्टोरी पूछूंगी। माई क्वेश्चन इज़ दैट बड़ा लंबा टाइम होता है ये, उसको कैसे सरवाइव किया आपने? क्या कहना चाहेंगे, एक्सपीरियंस जो आप शेयर कर सकते हैं, लर्निंग्स थी? क्योंकि आजकल अभी हमारी ना कल एक और गेस्ट आई हुई थी, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, बिकॉज मैं उनकी बात सुन रही थी आपकी। उन्होंने कहा आजकल ये होता है लड़के को कोई बात बुरी लड़की से लगी तो वो बस ब्रेकअप, लड़की को लगी ब्रेकअप, एंड दैट्स व्हाई रिलेशनशिप्स आर नॉट सर्वाइविंग। रिलेशनशिप्स चल ही नहीं रही हैं इसलिए क्योंकि फिर मैं आपकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी तो ये मुझे बड़ा हिट किया कि जो भी था आप लोगों के झगड़े हुए, ऑफ कोर्स 8 साल बहुत लंबा अरसा था, लेकिन फिर भी आप लोग साथ रहे। क्या था उसमें, क्या 2-3 चीज़ें आपको लगती हैं जिसने आपको मदद की, 2-3 चीज़ें आपके साथ हुई जिसकी वजह से आप लोग ये कर सके, जो अगर आप शेयर तो करें तो शायद सुनने वाले इससे कुछ सीख सके? इसमें एक तो ये था कि हम लोग अभी स्टूडेंट थे, तो एक चीज़ पॉजिटिव ये हुई थी, हम दोनों को ये पता था कि हमने हकीकत पसंदी से काम लेना है और हमें अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, ठीक है, हमें अपने करियर जो हैं वो बनाने हैं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक नहीं होंगे करियर और पढ़ाई एजुकेशन के मामले में, कि ऐसी कोई हम चीज़ें आपस में एक दूसरे को नहीं कहेंगे कि जिससे हमारी ये चीज़ें डिस्टर्ब होने लगें। तो फिर मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, आप लोग एक ही लाइन पे थे। बिल्कुल। तो हम दोनों को ये पता था कि यार हमें ना कोई नुकसान नहीं करना एक दूसरे का, कि हमें एक दूसरे को, तो ये वाला रूम हमेशा हम दोनों के जहन में होता था कि हमें एक दूसरे को ये रूम देना होता था कि यार जो भी हम करना चाहते हैं ना हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यानी अपने करियर को देखेंगे, अपनी फैमिली को लेट डाउन नहीं करेंगे किसी भी तरह की हरकत से किसी से।
तो बस हम पॉजिटिवली उसमें लगे हुए थे। हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरा इधर से चल रहा था, वहाँ से इर्ज़ा का भी चल रहा था। तो हम लोग जब मुझे नेस्कैफ़े मिला, बल्कि इर्ज़ा को मुझसे पहले इन करियर जो था वो सेट हो गया था। यानी ये उस वक्त ऑन एयर थी टीवी पे। इनको जर्नलिस्ट बनना था हमेशा से, जैसे मैंने म्यूज़िक के बारे में सोचा हुआ था। तो अभी ये इनकी यूनिवर्सिटी ख़त्म नहीं हुई थी कि ये ऑन एयर थी टीवी पे, ये खबरें पढ़ रही थी। तो 1 साल तकरीबन इनको 1-1.5 साल हो चुका था खबरें पढ़ते हुए जब मुझे नेस्कैफ़े मिला। तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हम जो करना चाह रहे थे ज़िंदगी में वो अल्लाह ताला ने इस तरह की चीज़ें की कि वो हो गया। अब हम दोनों अपने अपने करियर में सेट हो गए थे। अब हमारे पास पैसे भी थे कि हम अफोर्ड कर सकें। अब हमारी बात भी सुनी जा सकती थी घरों पे कि जो उनको यानी एक लड़की के पेरेंट्स को हमेशा ये फ़िक्र रहती है कि भाई कैसे, ठीक है तुम अच्छे हो बिल्कुल, लेकिन कैसे सरवाइव करेंगे आप लोग। तो वो कंसर्न भी उनका मैं पूरा कर रहे थे आप। वो पूरा कर सकता था, इस सिचुएशन में था, पोजीशन में था। और इर्जा खुद भी इंडिपेंडेंट थी फाइनेंशियली, तो वो अपने फ़ैसले भी ले सकती थी। तो हमने फिर राइट टाइम पे ये फ़ैसला लिया कि हम अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने वो सारी चीज़ें कर ली हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें मुझे करनी है। क्या, एक तो ये कि आपने ये फ़ैसला किया कि हम एक दूसरे के लिए कभी हिंड्रेंस नहीं बनेंगे, रुकावट नहीं बनेंगे, सपोर्ट करेंगे। एक तो ये मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सोच लें और कर भी लें। और इसके अलावा कुछ और चीज़ थी जो आपको लगता है, पेशेंस में भी, ट्रस्ट में भी, वो तो ऐसी होना चीज़ें चाहिए। जो वो, हाँ एक रिमाइंडर अच्छा हो जाता है अगर हम बात करें तो। कुछ था ऐसी चीज़ें? ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली ये होती हैं। सबसे पहले ये चीज़ होती है कि अगला इंसान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हम लोगों की जब आप मासूम होते हैं ना, उस वक्त की आई हुई फीलिंग थी एक दूसरे के लिए। चालाकियाँ, होशियारियाँ, ये चीज़ें हमें आती ही नहीं थी दोनों को। तो बड़ी प्योर सी फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए, कि इस वजह से नहीं थी कि यार इसके साथ फ़वाइद क्या जुड़े हुए हैं या मैं क्या हासिल कर लूँगा या ऐसा, ना वहाँ से ऐसा कुछ था। वो प्योरली एक साफ़ तरीन फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए। तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एक दूसरे की बहुत ज़रूरी होती है। और ट्रस्ट तो ऑलरेडी चाहिए ना एक्सेप्ट करने के लिए, कि आप ट्रस्ट करें कि यार ये कुछ ऐसा नहीं कर रहा या कर रही। तो फिर आप एक दूसरे की सपोर्ट बन सकते हैं। सपोर्ट ऐसे बन सकते हैं मॉरली, आप उसको कह सकते हैं कि हाँ मुझे भरोसा है, तुम कर सकते हो। तो मैं भी वो ना कर सकता हो, लेकिन आपके ये कहने से वो कर जाए, जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हुआ। एक बल्कि ये बात छिड़ी है तो आज ये ऑन रिकॉर्ड शायद मैं पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ कि हम लोग कराची में रहे हैं 4-5-6 साल। तो इस दौरान मेरा म्यूज़िक में कुछ भी नहीं बन रहा था। यानी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे, शोज़ नहीं हो रहे थे, ना कुछ नहीं था। तो मैं पैसे नहीं कमा रहा था बिल्कुल भी। अब एक अलग शहर में रहना, डिफेंस में रहना, उसको अफोर्ड करना काफ़ी वो है। तो वो इर्जा कर रही थी, फाइनेंशियली सारा कुछ ये देख रही थी। और वो काफ़ी लंबा एक टाइम था, तो जिसमें उसने बगैर मुझे ये एहसास दिलाए कि भाई ये अब तुम तो कुछ पैसे नहीं कमा रहे या कुछ ऐसा, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। मुझे जाहिर है मुझे अंदर ही अंदर ये पता था कि यार ये कर रही है, बट आप ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं जब कोई ऐसा काम कर रहा हो और आपको जताए ना। सही बात है। वो ये समझे कि यार हम दोनों टीम है तो कोई बात नहीं, अभी ये यहाँ से नहीं हो रहा तो चलो मैं कर लेती हूँ। तो उसको यही था कि भाई कोई मसला नहीं है। वो उस दौरान मुझे यही कहती थी कि अच्छा आप स्टूडियो चले जाओ, कुछ देख लो, करना है आप, अब दोस्तों से मिल लो। यानी वो मुझे ये नहीं कह रही थी कि यार कुछ कर नहीं रहे हो तुम। शायद उसे भी पिछले 8-9 साल से ये अंदाज़ा था कि ये बंदा है नहीं बैठने वाला। तो ये शायद राइट टाइम पे राइट चीज़ हो जाएगी, तो इसको मेरी फ़िलहाल ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ों को देख भी रही थी। तो देखिए ना, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। अगर आप इस तरह पार्टनर के लिए सोचने लगे तो मेरा ख्याल है कम हो जाएंगे मसाइल। कि एक पॉजिटिव चीज़ है, उसको पता है कि यार ये मेरा पार्टनर है, अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो वो जो कर सकती थी मॉरली मुझे सपोर्ट कर सकती थी कि यार चिल है, इजी सीन है। मैं म्यूज़िक मैं कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन मैं प्रैक्टिस करता था डेली। तो बस उसको देख देख के खुश होती रहती थी कि ये जो कर रहा है, करना चाहता है वो कर रहा है, इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ,
तो इसके अंदर मेजर रोल जो है वो मेरी बीवी ने प्ले किया है कि मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं उसी वक्त मैं डिमोटिवेट हो जाता, मैं हिम्मत हार जाता कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, तो कुछ भी नहीं होता आगे। तो उस वक्त उसने मुझे संभाल के रखा कि भाई जो तुम कर रहे हो उसको डिस्टर्ब मत करो, चलने दो, सब ठीक है, नॉर्मल है, मैं हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से जब आप इस नज़र से देखने लगते हैं रिलेशनशिप को, पार्टनर को, मेरा ख्याल है कि अब आधे से ज़्यादा मसले तो वैसे ही। बट आपके अपने लिए चैलेंजिंग था इन द सेंस कि उनकी जो जॉब है वो एक थोड़ी सी रेगुलेटेड, एक स्टेबल एक है, आपका है नहीं है, ज़्यादा है कम है, ये चीज़ होता रहता है। ये इनसिक्योरिटी कभी बॉदर करती है या करती थी आपको, एंड हाउ वुड यू डील विद इट अगर होता? ये करती रहेगी, क्योंकि देखें जब तक बहरहाल एक आर्टिस्ट का वो तो 9 to 5 तो है नहीं। आए तो बहुत ज़्यादा भी आने लगते हैं प्रोजेक्ट्स, ना आए तो आप ढूंढ नहीं सकते कि रीज़न क्या है। कभी कभी सब ठीक होता है और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे होते, तो ये वाला रिस्क रहता है और ये रहना भी है। तो इसके साथ आप कैसे मैनेज करके जी सकते हैं, ये मेरा ख्याल है मैटर करती है बात। तो आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? वो बेस्ट टाइम होता है कंपोज करने का, नई चीज़ें, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने का। तो उस वक्त मैंने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, जब कोई ऐसा टाइम आता है जब कुछ नहीं हो रहा होता, तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज ऐसे करता हूँ, मैं ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस बनाता हूँ, नए गाने लिखता हूँ। तो वो होता ये है कि जब फिर अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड होता हूँ। फिर मैं उसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज भी करता हूँ, एंजॉय भी करता हूँ, कि मैंने उस टाइम को डिप्रेशन में और सोच सोच के ज़ाया नहीं किया होता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप अपनी ईगो को नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिर जब इस सिचुएशन में ईगो आ जाती है ना, तो फिर वहाँ से डाउनफॉल और डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। सो ये है, आई थिंक अब हम सादगी सुन लेते हैं आपसे थोड़ा सा। बिल्कुल सही है। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया, और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक
जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा, एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। थैंक यू, शुक्रिया। हमेशा जब भी सुनती हूँ हमेशा इतना ही खूबसूरत लगता है वो। Thank you. There's something in your voice and इसमें कमाल तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ज़ाहिर है, जिनकी ये मेलोडी कंपोज बिल्कुल, की हुई है बिल्कुल। और जो शायर हैं इसके, शायर है। लेकिन बहरहाल लोगों को ऐसे समझ आ गया ये। या मुझे तो सबसे खूबसूरत वो लाइन जो भी लास्ट है, तन्हाई से घबरा हमने के, घबरा के तन्हाइयों से सबा, बस। सबा अकबराबादी इसके शायर हैं। जी जी। तो So, yeah. बहरहाल थैंक यू सो मच Thank फॉर you. योर टाइम। हम OSTs या कुछ फिल्मों में सॉन्ग्स कुछ सुन रहे हैं आपसे, कुछ पॉसिबल है, कुछ इस पे काम हो रहा है या अभी कुछ नहीं? OSTs और फिल्म का तो नहीं पता, लेकिन कुछ सरप्राइज़ है। ओह ओके। और जैसे हमेशा जो लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं, उन्होंने मोहब्बत मुझ तक पहुंचाई है, तो मुझे लगता है कि वो उनको बहुत पसंद आएगा। ढेर सारा कुछ आ रहा है, ओह चले, बहुत ज़्यादा है तादाद में, और क्योंकि वो पिछले कई सालों से जो मैंने कुछ नहीं किया था शायद, अब वो अल्लाह ताला शायद राइट टाइम पे चीज़ें हो रही होती हैं, तो बहुत सारा कुछ है जो कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि वो सारा कुछ हो चुका है। अब वो सिर्फ लोगों के सामने आना बाकी है। तो वो जो रेकॉर्ड लेबल कंपनीज़ हैं या जिनके साथ मैंने वो चीज़ें की हैं, वो डिसाइड करेंगे, जो कि बहुत जल्द होगा, और होपफुली वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब बस उसी के लिए मैं आजकल दुआ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि अच्छे से कर सकूँ। हम आपके साथ दुआ गो हैं आपकी बहुत कामयाबी के शुक्रिया। लिए, कि अल्लाह आपको इसमें बहुत कामयाबी दे, आमीन। और आपके सारे जितनी भी अभी गाने आ रहे हैं या गज़ल या जो भी आ रहा है बहुत लोगों तक पहुँचें, आमीन। और आपको बहुत कामयाबी मिले इस चीज़ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस टाइम को निकालने Thank के you. लिए। आई नो आप कराची थोड़ी दिन के लिए विज़िट करें और उसमें भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। नहीं, अभी तो बड़े इंटरेस्टिंग और भी वाक़यात हैं, लेकिन टाइम इतना नहीं है कि हम करते हैं। तो इंशाल्लाह एक और सिटिंग रखेंगे इंशाल्लाह। जिस पे हम और भी बातें करेंगे। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।